ध्यान रखना, हमने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ बनवाया था, बनवाया क्या था जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो कुछ समझ में आया था कि नहीं आया था? आया था ना? बोलो, आवाज नहीं बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। अभी पूछ देंगे तो सब मुंह खोल के ऐसे बस ताकने लगेंगे, इसलिए जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। अगर हमने एलएच का ग्राफ बनवाया या बना होगा एनसीईआरटी बुक में, तो देखा होगा ऐसे बना होगा, बना कि नहीं कुछ ऐसा? ठीक है, ये एक इंडिकेटिव डायग्राम है, कार्टून डायग्राम है, ठीक है। ये स्केल के मुताबिक नहीं बनाया गया है, खाली इंडिकेशन देने वाला डायग्राम है एनसीईआरटी बुक में जो बना है। अब ये एलएच का लेवल कहने की कोशिश कर रहा है कि 13th डे जो है वो, या 13-14 डे के बीच में इसका लेवल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है। कौन सा दिन मान लेते हैं इसको? 13वां दिन मान लेते हैं, ठीक है। और एफएसएच का भी लेवल, एफएसएच का भी लेवल ऐसे कुछ दिखाया होगा, वो भी बढ़ता है, ठीक है, ऐसे ये भी, ठीक है। ये एफएसएच का लेवल हो गया, ठीक है। तो एक एलएच हार्मोन का लेवल हो गया, एक एफएसएच हार्मोन का लेवल हो गया। दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत जब प्रोस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन के लेवल की आएगी तो वहां है। अब जैसे देखो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है तो उसका लेवल 22वें दिन, सबको मालूम है 21वें-22वें दिन मैक्सिमम होता है ना कुछ ऐसा। तो ये कोई भी एक लाइन, अब वो एलएच एफएसएच के नीचे होगा ऊपर होगा यहां नहीं ध्यान देना है, क्योंकि वो उसके तुलनात्मक रूप से यहां दिख रहा है, लेकिन हम लोग एक अलग फ्रेम में बनाते हैं इसको, दूसरे कलर से बना दें। ये प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ है, ठीक, ये दो तरफ जा रहा है। ये आपको बताया था ना कब होता है ऐसा, कब ऐसा होता है? जब प्रेगनेंसी होगी तो मेंटेन रहेगा, और जब प्रेगनेंसी नहीं होगी, 22वें दिन इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो फिर वो गिर जाएगा। ये बात कितने लोग को समझ में आ गई थी? यानी प्रोस्टॉन का लेवल जो है बहुत ही कम रहता है, अचानक से इसका लेवल जो है वो बढ़ना शुरू होता है लगभग 18वें दिन, मतलब 15-16 दिन, 17वें दिन, 18 दिन से बढ़ना शुरू होता है, और 22वें दिन 21वें दिन तक मैक्सिमम होता है, फिर घटने लगता है। उसके बाद एक और हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का जब तुम लेवल बनाओगे, एस्ट्रोजन को भी ऐसे लेके जाओगे, ये भी एक ऐसा एक पीक बनेगा, और ये अच्छा खासा पीक बनेगा क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा होती है इसकी, ठीक है। और फिर इसका पीक गिरेगा, और फिर एक पीक और बनेगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें ध्यान रखना जरा, मैं पहले लिख देता हूं। ये जो हार्मोन का लेवल है किसका है बेटा? ये एस्ट्रोजन का है। और ये जो हार्मोन का लेवल दिख रहा है, ये जो लेवल दिख रहा है हार्मोन का, वो किसका है? प्रोजेस्टेरॉन का, प्रोजेस्टेरॉन का है। अब इसमें सिर्फ हम इतने हिस्से की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रॉन जो यहां रिलीज हो रहा है, यहां जो रिलीज हो रहा है एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रॉन जो यहां रिलीज हो रहा है, देख रहे हो ये जो पीक है और ये जो पीक है, ये लेवल देख रहे हो, ये 21वें-22वें दिन का लेवल है, 21वें-22वें दिन का लेवल है। और ये कॉर्पस लूटियम से सिक्रीट हो रहा है। किससे? कॉर्पस लूटियम से, कॉर्पस लूटियम से सिक्रीट हो रहा है, ये सबको मालूम है, कॉर्पस लूटियम से निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, और एस्ट्रोजन का दो पहाड़ दिख रहा है, एस्ट्रोजन का दो पीक दिख रहा है, दो पहाड़ दिख रहा है एस्ट्रोजन का, ये बात समझ में आ रही है? एक एस्ट्रोजन का पहाड़ यहां है, फर्स्ट पीक, और एस्ट्रोजन का दूसरा पहाड़ जो है ये है सेकंड पीक, ठीक है ना, ये सेकंड पीक है, ठीक है। तो पहला पीक जो एस्ट्रोजन का आ रहा है वो ग्राफियन फॉलिकल से, ओवेरियन फॉलिकल से आ रहा है, मैच्योर जो ओवेरियन फॉलिकल है वो ये रिलीज कर रहे हैं, यानी जो मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल हैं
ओवेरियन फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल, वो इसको सिक्रीट करती हैं, वहां से ये निकल रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन दोनों निकालती हैं। क्या? एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन दोनों निकालती हैं। यानी जो ओवेरियन फॉलिकल है इससे एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है और प्रोस्टेरोन भी रिलीज होता है। इस पीक को एक ही लेवल पर ले गई, लगभग देखो चित्र को देखो, एक ही लेवल पर ले गई है लगभग, बहुत माइन्यूट डिफरेंस दिखेगा तुमको। कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर की स्केल लगाओगे तब पता चलेगा कि ये थोड़ा ऊंचा है, ये थोड़ा नीचा है। बोलो कितने लोग को समझ में आया? तो तुमसे पूछा जाए कि प्रोस्टेरोन एस्ट्रोजन के मात्रा में कितना फर्क होता है, बहुत ज्यादा, कई गुने का फर्क है, स्लाइट डिफरेंस है, कि ऑलमोस्ट सेम है, क्या दिखेगा तुमको? ऑलमोस्ट सेम बोलोगे या स्लाइट डिफरेंस बोलोगे, अगर एनसीईआरटी बुक को ध्यान में देखोगे तो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? और कभी कभी बनाते समय क्योंकि बहुत कम अंतर होता है, तो टीचर बनाते समय कभी कभी या हम ही बनाते समय कभी कभी ऐसे ही दिखा देते हैं। मान लो ये प्रोस्टेरोन हो गया, ये क्या हो गया? एस्ट्रोजन। क्योंकि यहां पर हम कंपैरेटिव लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि दो पीक है, 21वें 22वें दिन क्या है? दो पीक है, एक पीक एस्ट्रोजन का है, एक पीक प्रोस्टेरोन का। कौन ऊंचा है कौन ज्यादा है वो इस सेम स्केल पर तुम नहीं ड्रॉ कर सकते। नहीं समझे? क्योंकि रियलिटी क्या है कि जो एस्ट्रोजन होता है वो पिकोग्राम्स में रिलीज होता है। किसमें? एस्ट्रोजन का जो स्केल है वो किसमें है? पिकोग्राम में। मेरी बात ध्यान रखना, पिकोग्राम पर एमएल। अब समझाते हैं, ये बड़े बड़े लोग नहीं जानते, नौसिखिए टीचर तो बिल्कुल नहीं जानते। तो एस्ट्रोजन का लेवल किसमें मेजर होता है बेटा? पिकोग्राम्स में। 10 पिकोग्राम, 12 पिकोग्राम, 15 पिकोग्राम फॉर एग्जांपल। और जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो मेंशन होता है वो होता है नैनोग्राम्स में। किसमें होता है? नैनोग्राम्स पर एमएल। 5 नैनोग्राम, 10 नैनोग्राम। कितने लोग समझ गए मेरी बात? क्लियर हो गया? अरे भाई जब मैंने लिख तो दिया कि प्रोस्टेरोन ज्यादा निकलता है, एस्ट्रोजन कम निकलता है, तो पीक हम ऐसे बनाए, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि दिस ग्राफ इज नॉट टू द स्केल। नहीं समझे मेरी बात? एक पिकोग्राम में और एक किसमें है? नैनोग्राम में बेटा। तो एक होगा कि सर गलत बता दिए, सही बता दिया। हम तो कह रहे कि गलत सही यहां पर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख दिया ना कौन ज्यादा होगा। ये ग्राफ चूंकि एक साथ मर्ज कर रहा है 4 अलग अलग हार्मोन्स को। हम प्रोजेस्टेरोन को नाप रहे हैं पिकोग्राम में, हाँ, एस्ट्रोजन को नाप रहे हैं किसमें सॉरी, हाँ, एस्ट्रोजन को पिकोग्राम में और प्रोजेस्टेरोन को नैनोग्राम में। नैनोग्राम का मतलब समझ रहे हो? 10⁻⁹। पिको मतलब 10⁻12। कितने है? क्या होगा? है? ठीक है, नैनो किसको बोलेंगे? है? तो ये हो गया 9 और ये क्या हो गया? 12। अरे नैनोमीटर पढ़े हो ना, नैनो मतलब 9, ये तो पता है तुम लोग को, ठीक है। मतलब इसलिए चेक कर ले रहे कि हाँ किसी में तो बगुले की तरह सर नहीं हिला रहे। तो नैनो मतलब हो गया -9 और पिको मतलब हो गया -12। कितने लोग मेरी बात समझ गए? ग्राम हो गया, इस तरह मीटर होता है, पिकोमीटर, नैनोमीटर। तो ध्यान रखना, नैनोग्राम मतलब हो गया 10⁻⁹ के ऑर्डर में होगा जो वैल्यू होगी, और पिकोग्राम जो होगा वो 12 के ऑर्डर में होगा। वैसे ही 1000 गुने का अंतर हो गया। कितने गुने का अंतर हो गया? ये बताओ कितने का अंतर हो गया? तो अगर इस स्केल को तुम नैनोग्राम में रखोगे, तो अगर तुम यहां पीक बनाए हो प्रोजेस्टेरोन का, तो उसके कितना इस स्केल पर अगर ये 0 से शुरू हो रहा है और ये हो गया तुम्हारा 10 टू पावर -9, तो एस्ट्रोजन कहां जाएगा? एस्ट्रोजन इसके आसपास दिखेगा कहीं? इससे कितना दूरी पर होगा? 1000 गुना ज्यादा दूरी पर होगा, 1000 गुना ज्यादा नीचे होगा। तो एक साथ दो देख ही नहीं पाओगे एक स्केल पर, सेम स्केल पर। नहीं समझे मेरी बात? कितने लोगों को क्लियर हुआ? मेरी बात समझ पाए कि नहीं? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? एक का वैल्यू मेजर होता है 10⁻⁹ के ऑर्डर में, दूसरे का वैल्यू मेजर होता है 10⁻⁻12 के ऑर्डर में। यानी दोनों के बीच में सेम टाइम में ब्लड में जो कंसंट्रेशन है वो 1000 गुने का फर्क है।
तो 1000 गुने का फर्क है, तो एक स्केल में अगर तुम 1000 कॉलम 1000 ऐसे बना दो पॉइंट, तो अगर एक को यहां रखोगे तो दूसरे को 1000वें पर रखोगे, नहीं समझे? तो वो ग्राफ में क्या वैल्यू या लेवल के हिसाब से बना रहे कि इंडिकेटिव डायग्राम है? तो इसलिए यहां नहीं देखना है कि ऊपर बना दिए कि नीचे बना दिए, नहीं समझे मेरी बात? वो तो यहां लिख ही दिया कि कौन ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन कम होगा, इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है। तो ये चीज तुमको टीचर्स जो हायर क्लासेस के टीचर होते हैं उनको पता होता है, हमें इसलिए पता है कि हम इसका अंतिम लेवल तक पढ़े हुए, तो हमको पता है नैनोग्राम में पिकोग्राम में। तो जब कोई बच्चा कहता है सर आप तो जरा ध्यान दीजिए सर थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे बनाना चाहिए था, तो हम हंसते हैं, हम कहते हैं बात तो वही करोगे ना जितना जानते हो। हम के बेटा यहां बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं दिखाना है कौन ज्यादा कौन कम, वो तो लिख ही दिए हैं, क्योंकि सेम स्केल पर दोनों को कंपेयर आप नहीं कर सकते, 1000 गुने का फर्क है, वो आसपास नजर ही नहीं आएगा। अगर प्रोस्टॉन का हम लाइन खींच दिए तो वहां एस्ट्रोजन दिख ही नहीं सकता, नहीं समझे मेरी बात? तो एक इंडिकेटिव डायग्राम है। आगे बढ़े अब, ठीक है चलो आगे बढ़ते। अब देखो, तो अगर तुम्हें ज्यादा मानना है या कार्टून ही दिखाना है तो प्रोस्टॉन को ऊपर और एस्ट्रोजन को नीचे, बट इसके पीक के पीछे उद्देश्य नहीं है कि स्लाइट डिफरेंस है कि वो ज्यादा है ये ज्यादा, इससे नहीं बता सकते। तो ठीक है चलो आगे बढ़ते। दूसरा चीज है, यूट्रस जब पढ़ा रहे थे तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था हाइस्टेरेक्टोमी, रिमूवल ऑफ यूट्रस, रिमूवल ऑफ यूट्रस, यूट्रस को काट के हटा देने को बोलते हैं हाइस्टेरेक्टोमी, हाइस्टेरेक्टोमी, ठीक है, हाइस्टेरेक्टोमी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो अभी हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे, वही लास्ट क्लास खत्म हुई थी, यही ना खत्म हुई थी, फर्टिलाइजेशन। देखो भाई फर्टिलाइजेशन में हमने बताया कि जो ओव्यूलेशन होता है उसमें सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है? सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। ऐसे हमने कुछ सेकेंडरी oocyte का डायग्राम बना दिया था, ठीक है, ऐसे बना दो। और ये सेकेंडरी oocyte का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या इसी को उलेमा भी बोलते हैं। इसके चारों ओर एक मोटी सी लेयर होती है, क्या नाम है इसका? जोना पेलुसिडा कहते हैं। ये हो गया जोना पेलुसिडा, ये मोटा सा लेयर है जोना पेलुसिडा है, ये जोना पेलुसिडा लेयर हो गया। तो ये मोटी सी लेयर जो दिख रही है जोना पेलुसिडा हो गया, पेल्यूसिडा। और उसके बाहर कौन सा लेयर है बेटा? कोरोना रेडिएटा सेल्स का लेयर है। किसका? कोरोना रेडिएटा। तो ये कोरोना रेडिएटा सेल्स जो है वो चिपकी रहती हैं, उनका लेयर है, ठीक है, उनका लेयर है, कोरोना रेडिएटा सेल्स का लेयर है। अब ये जो कोरोना रेडिएटा सेल्स का लेयर है, तो इसका मतलब यही, और इसमें पोलर बॉडी भी फर्स्ट वाली होगी। कौन सी पोलर बॉडी? फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो यही होगी, छोटा सा बना देना। ये कौन सी पोलर बॉडी है? फर्स्ट पोलर बॉडी। यही ओवुलेशन में निकला है बाहर, ओवुलेशन हुआ और ये पूरा स्ट्रक्चर निकल के कहां पहुंच गया? एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के कहां? एम्पुला। फर्टिलाइजेशन वहीं पर होता है एक्चुअली, एम्पुला स्थमस के जंक्शन पर होता है। एनसीईआरटी बुक लिखा कि वाइडेस्ट पार्ट जो फेलोपियन ट्यूब का होता है एम्पुला, वहां फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की साइट है ये, एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब यहां पर लेयर का नाम तो आपको लिखना पड़ेगा, ये कोरोना, एनसीईआरटी बुक में लेबलिंग दिया है ना कुछ ऐसा, कोरोना रेडिएटा सेल, रेडिएटा सेल है, उसी का लेयर है, और इसका नाम जोना पेलुसिडा लिख ही दिया है। और ये बताओ, ये बताओ, ये बीच में जो गैप दिख रहा है, इस गैप को क्या बोलते हैं? कौन सा स्पेस?
पेरी व्हाइट लाइन स्पेस, ये जो स्पेस दिख रहा है ये वाला स्पेस, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। क्या मतलब होता है पेरी व्हाइट लाइन स्पेस का? पेरी व्हाइट लाइन स्पेस, अच्छा एक मेम्ब्रेन होती है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, नाम सुने हो? पेरी व्हाइट लाइन स्पेस का मतलब क्या होता है? पेरी, पेरी मतलब बाहर, पेरी मतलब चारों तरफ, पेरी मतलब चारों तरफ, व्हाइट लाइन। तो याद रखो यहां व्हाइट लाइन शब्द का मतलब व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन से है। किससे है? व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन से। जोना पेलोसिडा को ही बोला जाता है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, याद रखना, इसी ये बताना था तुमको। तो और व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, तो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन जोना पेलोसिडा को ही कहा जाता है मैमल्स में, ठीक है ना। व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलोसिडा एक ही चीज होते हैं मैमल्स में, याद रखना। तो ये हो गया व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। और व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के बाहर जब हम स्पर्म जो है बाहर से ना अंदर जा रहा है, तो इसके बाहर क्या हो गया? पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। कितने लोगों को क्लियर हो गया है चीज? और स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूजन, इसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सेकेंडरी oocyte को भी हम ओवम कहते हैं, सेकेंडरी oocyte को भी क्या बोलते हैं? ओवम। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है इसको भी ओवम ही कहा जाता है, इसको भी ओवम ही कहा जाता है, भले ये इमेच्योर ओवम है, ठीक है। हमने बोला था कि ओजेंसिस के सभी स्टेजेस को क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो स्पर्म जब मूव करता है और इसके टिप पर एक पाउच होता है जिसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। हेड वाले हिस्से में एक्रोसोम होता है। और एक्रोसोम किस सेल ऑर्गेनल से डिराइव्ड होता है? सन्नाटा नहीं होना चाहिए, अगर सिलेक्शन लेना है मई में एग्जाम होगा तो ये आपको सन्नाटा नहीं होना चाहिए। एक्रोसोम किस सेल ऑर्गेनल का डेरिवेटिव है? गोल्गी बॉडी। किसका डेरिवेटिव है? गोल्गी बॉडी का डेरिवेटिव है। तो गोल्गी बॉडी से बना हुआ है। भाई तुम सेल चैप्टर में ये अगर नहीं बताया गया तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर में सीख लो, ठीक है, समझ में आया? तो ये कई किताबों में लाइसोसोम का डेरिवेटिव लिखा रहता है, तो गोल्गी बॉडी लाइसोसोम ऑप्शन देख के कर लेना, गोल्गी बॉडी सही है ज्यादा, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी से एक्रोसोम बनता है और इसमें एंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एंजाइम्स। ये एंजाइम ये फटता है और एंजाइम निकलते हैं, और जब ये फटता है और एंजाइम्स निकलते हैं और एंजाइम निकल करके ये 3 बैरियर हैं उनको डिसॉल्व करते हैं। तो कोरोना लेयर को डिसॉल्व करेगा, जोना पेलोसिडा को डिसॉल्व करेगा और ओवम की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा, तभी ना इंटर करेगा पूरा का पूरा ओवम के अंदर। तो उसको 3 बैरियर को गलाना है इस एंजाइम को, तो उसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट होते हैं, वो सिलेबस में नहीं है, उनका नाम याद रखना। उसमें कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, ठीक है, जोना लाइसिन होता है जिसको एक्रोसिन भी कहते हैं, हाइलुरोनिडेज होता है, ठीक है ना, कलेक्टिवली इनको स्पर्म लाइसिन्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब नाम है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये जो एंजाइम्स रिलीज करता है, ये एंजाइम्स कोरोना डाइजेस्टिंग लेयर को खत्म करेगा, जोना पेलुसिडा को खत्म करेगा अपने रास्ते का, और अपने रास्ते में जो सामने पड़ेगा ओवम का मेम्ब्रेन उसमें छेद कर देगा, तभी तो वो इंटर करेगा स्पर्म। तो स्पर्म को अगर एंट्री करनी है ओवम के अंदर तो उसको 3 लेयर को डिसॉल्व करना पड़ेगा, अपने रास्ते में आने वाली अड़चन को खत्म करना पड़ेगा। एक तो कोरोना रेटा सेल्स को खत्म करना पड़ेगा, दूसरा जोना पेलुसिडा को खत्म करना पड़ेगा, और फिर सामने ओवम का जो मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंपली कहेंगे उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। अब वो अपने सामने वाले ही को ना डिसॉल्व करेगा, चारों तरफ के थोड़ी डिसॉल्व करेगा, वो इधर से एंट्री कर रहा तो अपने रास्ते सामने आने वाले जो भी बैरियर उसको हटा देगा, तो एक तरह से एक छेद बनाते हुए घुसेगा अंदर। कितने लोग को समझ में आ गया चीज? ये होता है फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, और ये एंजाइम ये काम करता है, ये एनसीईआरटी बुक लिखी है। कितने लोग को क्लियर हो गया चीज? अब कह रहा है कि जैसे ही ये स्पर्म टच करता है किसको?
देखो एनसीईआरटी बुक क्या लिखा है, ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी कब शुरू होता है, जब स्पर्म टच करता है जोना पेलुसिडा को की मेम्ब्रेन को। एनसीईआरटी बुक पढ़ो क्या लिख रहा है, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ, नहीं भैया, जब ये एग की मेम्ब्रेन के को टच करता है, किसको, इस मेम्ब्रेन को जब तक नहीं टच करेगा तब तक जो है पॉलीस्पर्मी के ब्लॉकेज की शुरुआत नहीं होगी। ये मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी को पढ़ने से लग रहा है कि किसको टच करने से हो रहा है, जोना पेलुसिडा को टच करने से। मैं बोला भी हूं लास्ट क्लास में, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, तो उसको क्लेरिफाई कर दे रहा हूं आपको। तो ध्यान से सुनो, जब ये मेम्ब्रेन हम बना रहे बस केवल, जैसे ही स्पर्म जो है पहुंचता है और इसको टच करता है, क्रोमोसोम तो फट चुका है, ये अब इसका हेड है, इसका मिडिल पीस है, ये इसका टेल है, ऐसे बना दिया, और ये रास्ते के लेयर्स को डिसॉल्व कर चुका है। बेटा किस लेयर को डिसॉल्व किया, कौन सा लेयर है ये, जोना पेलुसिडा है। अब देखो ध्यान से देखना, और इसमें कुछ स्पर्म जो है वो यहां भी पहुंच चुके हैं, मान लो कुछ स्पर्म यहां पहुंच चुके हैं, ये मान लो स्पर्म यहां पहुंच चुके हैं। अच्छा, उसके बाद इसके बाहर कौन सा लेयर है बेटा, कोरोना रेडिएटा का लेयर है। लेकिन ये पहला स्पर्म है जो दोनों लेयर को डिसॉल्व करके अब तीसरे लेयर के कांटेक्ट में आ गया है पहली बार। तीसरा लेयर कौन, और कुछ स्पर्म जो है वो कोरोना, कुछ स्पर्म जो है वो कोरोना रेडिएटा सेल के भी कांटेक्ट में आ गए हैं, आ गए कि नहीं आ गए, कुछ स्पर्म अभी यहां पर है। तो सबसे पहला स्पर्म तुमको कौन दिख रहा है डायग्राम में, जो सबसे पहले इनर मोस्ट मेम्ब्रेन को टच किया हुआ है, जैसे ये वाला फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लेते हैं फोर्थ। फोर्थ वाला स्पर्म कौन से लेयर को टच किया हुआ है, थर्ड वाला, सेकंड वाला अभी टच नहीं किया है, क्रोमोसोमल रिएक्शन अभी इसका होगा। और पहला वाला तो रेस में सबसे आगे हुआ कि नहीं, मेरी बात समझे। तो जो भी पहला स्पर्म टच करेगा किसको, कौन से लेयर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम को, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम जब पहली बार टच होगी, व्हेन sperm touches the plasma membrane of ovum, blockage of polyspermy occurs, polyspermy occurs। और जब एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो क्या लगेगा, जोना पेलुसिडा को टच किया तो होगा, समझ में आया। जोना पेलुसिडा कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो केमिकल का बस लेयर है। कितने लोगों को क्लियर हो गया है चीज। अब इसमें जो ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी होती है, कहीं भी अगर तुम एनिमल किंगडम वर्टिब्रेट्स में देखोगे तो ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी ये फेनोमेनन लगभग हर वर्टिब्रेट में देखा जाता है। एम्फीबिया में तो एम्फीबिया से प्रोमिनेंट है, हो सकता है फिशेस में भी देखा जाता हो, क्योंकि फिशेस में भी बहुत सारे स्पर्म पहुंचेंगे ओवम तक, तो एक ही स्पर्म जो है पेनिट्रेट करेगा पार्शियली या कंप्लीटली, और क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्योंकि एक से ज्यादा स्पर्म अगर इंटर कर गया ओवम में तो फिर वो जो है डेवलप एम्ब्रियो होने में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी दो तरह की होती है, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक, और स्लो ब्लॉक याद रखना। खासकर फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी उन स्पीशीज में देखा जाता है जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। किसमें, एक्सटर्नल, जिनमें एग भी, ओवा भी पानी में है और स्पर्म भी पानी में है, तो वहां कौन सा ब्लॉक होगा, फास्ट ब्लॉक। लेकिन मैमल्स में जहां कौन सा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरनल, वहां कौन सा पॉलीस्पर्मी का ब्लॉकेज देखा जाता है, मेनली कौन सा देखा जाता है, स्लो ब्लॉक। अब इसमें होता क्या है कि फास्ट ब्लॉक अगर पॉलीस्पर्मी है, फास्ट ब्लॉकेज है पॉलीस्पर्मी का, तो उसमें जैसे ही ये स्पर्म टच करेगा मेम्ब्रेन को, तो ये मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देगा। क्या कर देगा, डीपोलराइज। तो डीपोलराइजेशन होने लगता है, पोलराइजेशन होगा, ये थोड़ा जान लेना।
डिपोलराइजेशन ऑफ ओवम मेम्ब्रेन, ओवम की जो मेम्ब्रेन है उसको डिपोलराइज कर देगा बाय स्टिमुलेटिंग सोडियम आयन इनफ्लक्स। सोडियम आयन इनफ्लक्स, अरे भाई जैसे नर्व सेल डिपोलराइज होती है, मेरी बात समझो। यहां पर सोडियम आयन का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। क्या होगा, सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? या क्लोराइड आयन का इफ्लक्स होगा, क्लोराइड आयन बाहर जाएगा, सोडियम आयन अंदर आएगा। तो अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, बोलो, अब बाहर नेगेटिव चार्ज ज्यादा। यूजुअली जब कोई मेम्ब्रेन पर बाहर की तरफ प्लस चार्ज होता है, हमारी बॉडी की हर सेल जो है पोलराइज स्टेट में रहती है, उसके मेम्ब्रेन पर चार्जेस इकट्ठा रहते हैं, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ निगेटिव। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड स्टेट। लेकिन जब यही रिवर्स हो जाता है, अब बाहर कौन सा केस आ गया, नेगेटिव, और अंदर क्या आ गया, पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। डीपोलराइज्ड स्टेट। अब ये पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन बेसिकली सोडियम आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल, क्लोराइड चैनल, इनके ऊपर डिपेंड करता है। पोटेशियम आयन चैनल अगर खुलेगा तो अंदर से पोटेशियम बाहर जाने लगता है, सोडियम आयन चैनल खुलेगा तो सोडियम बाहर से अंदर आने लगता है, क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा होता है, सेल के अंदर कम होता है। पोटेशियम बाहर क्यों जाता है? क्योंकि पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है, बाहर कम होता है। याद रखो, मोस्ट अबंडेंट कैटायन इनसाइड सेल पोटेशियम आयन, बाहर की तुलना में। मोस्ट अबंडेंट कैटायन आउटसाइड सेल सोडियम। तो सोडियम डिफ्यूज होकर के कहां आएगा, अंदर। अब पोटेशियम डिफ्यूज होकर के कहां जाएगा, बाहर। मेरी बात समझे? तो पोटेशियम अगर बाहर गया तो अंदर निगेटिव चार्ज को छोड़ के बाहर जाएगा, तो पोलराइजेशन के लिए जिम्मेदार होगा। सोडियम अगर बाहर से अंदर गया तो बाहर निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन जब भी होगा तो उसकी प्रमुख वजह होती है सोडियम का किधर आना, अंदर, या क्लोराइड आयन का अंदर से बाहर जाना, निगेटिव चार्ज का बाहर चले जाना। बाहर भाई किसी तरह बाहर से पॉजिटिव अंदर आए, अंदर से निगेटिव बाहर जाए, तो भी तो बाहर निगेटिव ज्यादा होगा, अंदर पॉजिटिव ज्यादा होगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज? तो याद रखो, डिपोलराइजेशन ऑफ ओवम मेम्ब्रेन बाय स्टिमुलेटिंग सोडियम आयन इनफ्लक्स, ये फास्ट ब्लॉक होता है, बस यही जानना है। स्लो ब्लॉक में क्या होगा कि जैसे ही स्पर्म टच करेगा मेम्ब्रेन को, चूंकि मैमल में बेसिकली कौन सा ब्लॉकेज काम करता है, फास्ट की स्लो? स्लो ब्लॉक काम करता है। तो मेनली तो इससे क्या होगा, कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा साइटोप्लाज्म में, ओवम के साइटोप्लाज्म में, और इससे बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, केमिकल से भरे हुए ग्रेन्यूल्स होते हैं ओवम में, इनको बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं ओवम के साइटोप्लाज्म में। ये कैल्शियम आयन इनको खींच के लाता है, और ये पेरीवाइटलाइन स्पेस में ये कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ेगा तो वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को खींच के लाएगा, मेम्ब्रेन से फ्यूज कराएगा, और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से केमिकल निकलेंगे, और ये पूरे वाइटलाइन मेम्ब्रेन, ये जो जोना पेल्सुडा वाइटलाइन मेम्ब्रेन है, ये सारे केमिकल इस वाइटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर एक और लेयर बना देंगे, और वाइटलाइन मेम्ब्रेन को और मजबूत कर देंगे, हार्ड कर देंगे, जिससे कि अब स्पर्म के पास वो एंजाइम नहीं है जो इस केमिकल को डिसॉल्व कर पाए, जो कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से निकला है। मेरी बात समझे? जैसे ही स्पर्म टच करेगा ओवम की मेम्ब्रेन को, उससे साइटोप्लाज्म में किसका लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम आयन का। आपको मालूम है कैल्शियम आयन का बहुत भंडार होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म होंगे कि कैल्शियम आयन फ्लक्स होने लगेगा, किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहां आने लगेगा, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जब कैल्शियम आयन आ जाएगा तो वो जितने भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं उनसे केमिकल रिलीज कराने लगेगा पेरीवाइटलाइन स्पेस में, और पेरीवाइटलाइन स्पेस के ठीक एक तरफ जोना पेलुसिडा है, वो सारे केमिकल जाकर के जोना पेलुसिडा की दीवार के अंदर से चिपकना शुरू होंगे, एक नया लेयर बना देंगे, जोना पेलुसिडा उससे और हार्डन हो जाएगी, और अब जो स्पर्म आएगा कोरोना डाइजेस्टिंग को तो डाइजेस्ट कर देगा, जोना पेलुसिडा को भी कुछ डाइजेस्ट कर देगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा लेयर बना है उसको डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम उसके पास नहीं है, इसलिए वो स्पर्म अब इंटर नहीं कर पाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया ये? तो ये बताओ, ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी मेम्ब्रेन को टच होने से हुई कि जोना पेलुसिडा को टच होने से हुई?
भाई डिपोलराइज कौन हो सकता है? मेम्ब्रेन ना। जोना पेलुसिडा इज नॉट अ मेम्ब्रेन, एक लेयर है केमिकल का, बट वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? तो पहले एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ, एक्रोसोम से एंजाइम निकले, वो लेयर को गलाए उलाए, उसके बाद कौन सा रिएक्शन शुरू हुआ? कॉर्टिकल रिएक्शन शुरू हुआ। तो कहीं पूछ दिया कि एक्रोसोमल रिएक्शन पहले होता है कि कॉर्टिकल रिएक्शन पहले होता है? पहले कौन सा होता है? उसके बाद क्या होता है? कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। कॉर्टिकल रिएक्शन से क्या फायदा मिलता है? एक से ज्यादा स्पर्म ओवम में इंटर नहीं कर पाते। कितने लोगों को क्लियर हो गया चीज? अब आगे बढ़ते हैं, चलो बस इतना ही सफिशिएंट था। स्लो ब्लॉकेज, स्लो ब्लॉकेज तो बता ही दिया तुमको, फास्ट ब्लॉकेज बताया, डिपोलराइज हो जाएगी, स्पर्म को रिपेल कर देगी, स्पर्म जो है नहीं जाएगा वहां पर। और दूसरा स्लो ब्लॉकेज, स्लो ब्लॉकेज में कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है बेटा? कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, वो हम समझा चुके हैं तुमको। एनसीईआरटी बुक में नाम नहीं लिखा है, इसलिए हमने कुछ लिखा नहीं है, बस ये लेयर समझा दिया। कॉर्टिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है वो समझा दिया। देखो पहला चीज क्या हुआ? स्पर्म टच करेगा, किसका लेवल बढ़ेगा? कैल्शियम आयन। दूसरा क्या होगा? जो जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं उनसे केमिकल कहां होगा? रिलीज होगा। और जोना पेलुसिडा में न्यू लेयर बनेगा। जोना पेलुसिडा लेयर क्या होगी? एक तरह से हार्ड हो जाएगी, न्यू लेयर, ठीक है, दैट हार्डन्स जोना पेलुसिडा। बेटा आवाज आ रही है? जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा का एक और नाम है, अभी बोला हूं, वाइटलाइन मेम्ब्रेन। तुरंत बोलो भाई, अगर ध्यान से तुम क्लास में बैठो तुरंत बोलो। जोना पेलुसिडा का एक और नाम है मैमल में, इसीलिए एक वर्ड आया पेरी वाइटलाइन स्पेस। क्या है? जोना पेलुसिडा के बगल में ही पेरी वाइटलाइन स्पेस शब्द क्यों आया है? क्योंकि जोना पेलुसिडा का ही दूसरा नाम क्या है? वाइटलाइन मेम्ब्रेन। तो उसी की तरफ है ना, चारों तरफ है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई, फर्टिलाइजेशन की कहानी हो गई। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन जब होगा तो आपको ये बात मालूम है सेक्स डिटर्मिनेशन की जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन जाइगोट, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन जाइगोट, ठीक है। और आपको मालूम है कि अगर एक्स एक्स क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट होगा तो वो फीमेल जाइगोट होगा, और एक्स वाई अगर क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट होगा तो मेल जाइगोट होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और इम्प्लांटेशन। तो उसमें याद रखो जो जाइगोट होता है, जाइगोट में क्लीवेज होगा। क्या होगा? क्लीवेज। जाइगोट में क्लीवेज होगा, और क्लीवेज जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस होता है। क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस। वो आपको बताया जा चुका होगा सेल डिवीजन में, और हमने जब आपको सेल डिवीजन चैप्टर का वो दिया था क्वेश्चन बैंक, याद करो, उसमें भी सवाल हमने बताया था आपको, ठीक है। तो ये स्पेशल माइटोसिस है, स्पेशल माइटोसिस है जिसमें केवल सेल डिवाइड होती रहती है लेकिन सेल का साइज बढ़ता नहीं है, सेल का ग्रोथ नहीं होता, केवल सेल का क्या होता है? डिवीजन होता है। तो अब देखो, तो क्लीवेज होगा, और क्लीवेज होने से इसमें ध्यान रखना कि जो ये जो जाइगोट है ये 2 सेल एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, 2 सेल से फिर 4 सेल एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, 4 सेल से फिर 8 सेल एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही मैं बना देता हूं, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही बना देते हैं। तो लिख देते हैं ये 2 सेल्ड एम्ब्रियो है, ये क्या है? 4 सेल्ड है, ये क्या है? 8 सेल्ड एम्ब्रियो, और फिर ये 16 सेल्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 16 सेल्ड एम्ब्रियो में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख देता हूं 16 सेल्ड एम्ब्रियो। तो ये सब एम्ब्रियो के अलग अलग स्टेजेस हैं, ठीक है। और इसमें 8 से 16 सेल्ड स्टेज को मारूला स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारूला। तो मारूला स्टेज जो शब्द आएगा ये इसके लिए आएगा, 8 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो को या 16 सेल्ड एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं? मारूला स्टेज। मारूला की स्पेलिंग क्या लिखा है? MORULA, मारूला स्टेज, मारूला स्टेज। अच्छा, तो फर्टिलाइजेशन याद रखना, उसमें एक और लाइन लिखा है कि एवरी कॉपुलेशन जो होगा डज नॉट लीड फर्टिलाइजेशन, या डज नॉट, जैसे हर कॉपुलेशन में फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं है। जिस दिन ओवुलेशन हुआ उसी दिन अगर स्पर्म पहुंचेगा तभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, और तभी प्रेगनेंसी अटेंड हो सकती है, ठीक है ना। यानी स्पर्म और ओवम का सेम टाइम में एम्पुला में पहुंचना
जरूरी होगा तभी प्रेगनेंसी होगी, तभी इम्प्लांटेशन उसके 7 दिन बाद होगा। भाई जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कहां से होगी? तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए चूंकि 14th डे ओवम रिलीज होता है और ओवम का लाइफ स्पान यूजुअली 24 आवर्स हम मान के चलते हैं, तो 24 या कभी कभी 48 आवर्स भी लिखा रहता है किताबों में, मैं 24 दिन मान लिया। तो मान लो ओवम 14वें दिन रिलीज हुआ, 15वें दिन तक जिंदा रहेगा, और स्पर्म जो होता है 72 आवर्स तक जिंदा रहता है। कितना? 72 आवर्स तक। तो बहरहाल वो 14वें 15वें दिन के आसपास ये अगर फर्टिलाइजेशन होता है तभी 21वें 22वें दिन क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा, और जब इम्प्लांटेशन होता है तभी बोलते हैं प्रेगनेंसी हो गई। समझ में आया? और कॉपुलेशन में इंसेमिनेशन होता है, पेनिस से स्पर्म को वेजाइना में रिलीज किया जाता है, तो वहां से स्पर्म जो है वो पहुंचेगा एम्पुला में, और वहां पर जाके क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो वही लिख रहा है कि एवरी कॉपुलेशन डज नॉट रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि कॉपुलेशन अगर 14वें दिन 15वें दिन होगा तभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ओवम के डिस्चार्ज के समय स्पर्म का पहुंचना जरूरी है, तभी प्रेगनेंसी अटेन होगी, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये चीज तो लिख दिया वो। अब देखो, तो यहां पर ये मान लेते हैं ओवम है और ये स्पर्म है, ये दोनों का फ्यूजन हुआ और जाइगोट बना। एक चीज हम पहले समझा चुके हैं कि सेकेंडरी ओसाइट में जब स्पर्म घुस जाता है तो अपना सेंट्रियोल दे देता है और कुछ केमिकल फैक्टर्स दे देता है, जिससे कि मेटाफेज सेकेंड पूरा हो जाता है और मैच्योर ओवम बन जाता है, जिसको ओटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओटिड। उसमें लिखा ओटिड शब्द आया है। मैच्योर ओवम को क्या बोलते हैं? ओटिड। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? ओटिड। सेकेंडरी ओसाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओटिड। और जब ओटिड बनता है तो उसमें कितने न्यूक्लियस होंगे? 2, एक स्पर्म का न्यूक्लियस और एक उस ओटिड का न्यूक्लियस, एनएन, और वो जिसको हमने मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहा था, और वो दोनों फ्यूज कर जाते हैं और क्या बन जाता है? जाइगोट। तो वो कहानी बार बार नहीं बतानी, ठीक है। और उसके बाद ये एम्ब्रियो बन गया। अब इसके बाद 16 सेल से 32 सेल्ड एम्ब्रियो बनता है। 32 सेल्ड एम्ब्रियो जो बनता है उसी को बोलते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। तो इसमें याद रखना एक लेयर बाहर होता है सेल का, और उसमें बाकी सेल्स एक कोन बनाते हैं कहीं एक जगह, उनको इनर सेल मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। तो ये बेटा इनर सेल मास बन गया। तो ये स्टेज जिसमें कि ये पूरा का पूरा ये इनर सेल मास है, इनर सेल मास हो गया, और ये जो बाहर सिंगल लेयर दिख रहा है इसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। इसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट हो गया और इनर सेल मास हो गया, और ये 32 सेल स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है? 32 सेल स्टेज होती है। 32 सेल्ड स्टेज है ये, और इसको बोलते हैं ब्लास्टुला स्टेज। मारुला के बाद कौन सा स्टेज होता है? ब्लास्टुला स्टेज है ये। और ब्लास्टुला स्टेज को ही कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट, ऑल्सो कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टुला स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। इसको ब्लास्टोसिस्ट भी कहा जाता है, इसको ब्लास्टोसिस्ट भी कहा जाता है। तो ब्लास्टुला स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और यही स्टेज होती है, मतलब ये फर्टिलाइजेशन देखो हुआ बेटा, फर्टिलाइजेशन किस दिन हुआ है? 14th डे मानते हैं। और ये जो 32 सेल ये जो बना है, ये 7-8 दिन लगते हैं इसमें, ठीक है ना। 7th डे 7 दिन लगते हैं, मान लो 7 डेज ये बनने में। तो ये लगभग 21st डे में ये बन जाता है। क्या? ब्लास्टुला। और इस दौरान ये जो एम्ब्रियो है 7 दिन में धीरे धीरे घिसटता रहता है एम्पुला से इस्थमस में, इस्थमस से फिर कहां चला जाता है? यूट्रस में। तो एम्ब्रियो मूव्स टू यूट्रस, यानी एम्ब्रियो को यूट्रस में पहुंचने में लगभग कितने दिन लग जाते हैं? एम्पुला से 7 दिन। कितने लोगों को समझ में आया? फर्टिलाइजेशन हुआ था कहां? एम्पुला में।
2 सेल्ड बना, फिर 4 सेल्ड बना, फिर 8 सेल्ड बना, फिर 16 सेल्ड बना, फिर 32 सेल बना। तब तक वो धीरे धीरे खिसक खिसक के किधर जा रहा है, यूट्रस में। और जब लगभग वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पहुंच गया 21वें 22वें दिन, तो एवरेज है, तो वो पहुंच जाता है किसमें, यूट्रस में। और तब तक यूट्रस तैयार हो चुका है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से, हाई पीक की वजह से, ताकि वो उसको ले सके। किसको ले सके, इसको एम्ब्रियो को ले सके। इसका इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन किस स्टेज में होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। तो इम्प्लांटेशन ऑकर्स एट विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, ब्लास्टुला स्टेज। तो इम्प्लांटेशन ऑकर्स एट ब्लास्टुला स्टेज। इम्प्लांटेशन ऑकर्स एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ह्यूमन ब्लास्टुला को ही ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, ठीक है। 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है। और इम्प्लांटेशन की खुद की घटना सफल होने में 3-4 दिन लगता है। यानी इम्प्लांटेशन एक ही दिन, एक ही मिनट में नहीं हो जाएगा, इम्प्लांटेशन होने में भी 2-3 दिन 4 दिन लगेगा। कितने लोग को समझ में आया? तो अगर 21वें दिन इम्प्लांटेशन शुरू हुआ, 22वें दिन इम्प्लांटेशन शुरू हुआ, तो इम्प्लांटेशन कंप्लीट होने में 24-25 दिन तक इम्प्लांटेशन चलेगा, उसकी पूरी प्रोसेस। कितने लोग को समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और चीज याद रखना, ये जो इनर सेल मास है, ये जो इनर सेल मास है, इसी में बीच बीच में कुछ सेल्स स्टेम सेल होती हैं। क्या होती हैं? स्टेम सेल, जिनसे कि पूरा का पूरा टिश्यू ऑर्गन बन सकता है, तो पूरी बॉडी भी बन सकती है। तो स्टेम सेल पूछता है, इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, इज प्रेजेंट इन इनर सेल मास, इनर सेल मास। तो स्टेम सेल इनर सेल मास वाले हिस्से में मौजूद रहता है, ठीक है। वो इम्प्लांटेशन के बाद मेंशन होगा, या उसी वाले पैराग्राफ में मेंशन होगा। जब ये इनर सेल मास 3 एम्ब्रियोनिक टिश्यू में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में पहले कन्वर्ट होगा, तब ना सारे ऑर्गन बनेंगे। अब देखो इम्प्लांटेशन में होता क्या है। ये जैसे देखो यूट्रस की वॉल है, ध्यान से समझना। अब हम केवल यूट्रस के वॉल पर आते हैं। ये यूट्रस की वॉल है। अब ये पहुंच गया, ये देखो ये जाके पहुंच गया है। ये कौन पहुंच गया है? ब्लास्टोसिस्ट। ये सबसे बाहर कौन सी लेयर है बेटा? सबसे बाहर ब्लास्टोसिस्ट की कौन सी लेयर होती है? बोलो, हाँ, ट्रोफोब्लास्ट। और ये कौन सा कोन जैसा पोर्शन है, क्या है, क्या बोलते हैं इसको? इनर सेल मास। तो ये एंडोमेट्रियम से, ये कौन सा लेयर है बेटा? यूट्रस की सबसे अंदर वाली वॉल कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम है, ये हम एंडोमेट्रियम ही इसको मान रहे हैं। तो दिस इज एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के संपर्क में आएगा जो ब्लास्टोसिस्ट है। ये ब्लास्टोसिस्ट है ना, तो ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आएगा। और उसके बाद ये एंडोमेट्रियम इसके चारों ओर ग्रो करने लगेगा, चारों ओर ग्रो करने लगेगा, इसको अपने अंदर डुबा लेगा, यानी सिंक कर जाएगा पूरा का पूरा। ये मतलब देखो ऐसे ये पूरा इसको घेर लेगा चारों तरफ से। ये देखो ऐसे कर लेगा, ये देख रहे हो, ये एंडोमेट्रियल टिश्यू ऐसे ग्रो कर जाएंगे इसके चारों तरफ। और जब ग्रो कर जाएंगे तो ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ, और ब्लास्टोसिस्ट अंदर सिंक कर गया, डूब गया, अंदर चला गया। ये ब्लास्टोसिस्ट कहां चला गया बेटा? अंदर चला गया। ये ब्लास्टोसिस्ट अंदर चला गया, समझ में आया? और उसके बाद एक कंडीशन आएगी कि जब आपका पूरा का पूरा चारों तरफ एंडोमेट्रियम इसके ग्रो कर जाएगा, ये एंडोमेट्रियम है ये, और बाकी दूसरे टिश्यू है यूट्रस के। और अब एक ऐसा केस हो जाएगा, मतलब जैसे अब अंदर आप कैविटी में कहीं एम्ब्रियो ढूंढोगे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एम्ब्रियो किस में जा चुका है? अब एंडोमेट्रियम के अंदर जा चुका है। ये चारों तरफ से एक जो है एंडोमेट्रियम जो है वो घेर लिया है ब्लास्टोसिस्ट को या ब्लास्टुला को। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांट। इसके लिए
एंडोमेट्रियम की वॉल का बहुत मोटा होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है। इसका टूटना, अगर ये इसी समय टूटने लगा तो इम्प्लांटेशन होगा। इसीलिए इस समय प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल 21वें 22वें दिन के आसपास ज्यादा होना चाहिए, कि अगर थोड़ी बहुत टूट फूट हो रही है तो फिर से प्रोलिफरेशन करा दे एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन टूटने मत दे। प्रोजेस्टेरॉन का काम है यूट्रस के वॉल यानी एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन नहीं कराना, उसको मेंटेन करना, टूटने नहीं देना। और एस्ट्रोजन क्या करता है, उसको प्रोलिफरेट करके मोटा करना। तो इस केस में याद रखना, एस्ट्रोजन का भी लेवल हाई इसीलिए रहता है और प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल हाई रहता है, दो पहाड़ इसीलिए दिखते हैं। तो ये एंडोमेट्रियम क्या करता है, ग्रोज ऑल ओवर द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, और and the blastocyst get embedded into the endometrium, हो गया, that is implantation। और इसमें 3-4 दिन का समय लगता है। तो इम्प्लांटेशन की बात बता दिया, ठीक है, कितने लोगों को क्लियर हो गया ये चीज। और एक चीज ध्यान रखना, जो इम्प्लांटेशन होता है वो किस साइड से होता है, इनर सेल मास के साइड से होता है। मेरी बात समझे, एक चीज पर लोग ध्यान नहीं दिए, इम्प्लांटेशन किधर से होता है, इनर सेल मास की तरफ से होता है। अच्छा याद रखो, एक और चीज ध्यान रखना बेटा, जब तक ये जोना पेलुसिडा रहेगी लेयर, तब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। हमने इसमें चारों ओर जोना पेलुसिडा नहीं बनाया है ना, एम्ब्रियो कौन बनाता है, इनर सेल मास। बेटा ये देखो ध्यान से, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये एम्ब्रियो है ना, ओवम में ही स्पर्म घुसा और जाइगोट बन गया। तो बेटा जाइगोट के भी चारों ओर तो जोना पेलुसिडा होगी, बोलो। तो कहोगे सर जोना पेलुसिडा तो स्पर्म डिसॉल्व कर दिया था। अरे अपने सामने का डिसॉल्व किया था, चारों तरफ का तो जोना पेलुसिडा था। जैसे मान लो एक रबड़ की बॉल ले लो और उसमें एक छेद कर दो, तो छेद कर दो मतलब स्पर्म उस छेद से कहां चला गया, अंदर, लेकिन बाकी तरफ तो रबड़ की बॉल है ना, और उसके अंदर एम्ब्रियो बन गया। तो जब तक ये जोना पेलुसिडा लेयर होगी, वाइटलाइन मेम्ब्रेन होगी, तब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो याद रखो, ये जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा से, ये जब जोना पेलुसिडा जो देख रहे हो ना, ये जोना पेलुसिडा से ये पहले बाहर निकलेगा, अब तब जाकर के यूट्रस के वॉल से क्या होगा, टच करेगा। पूछेगा कि जोना पेलुसिडा का क्या हुआ, जोना पेलुसिडा डिसइंटीग्रेट कर गई धीरे धीरे, या जोना पेलुसिडा से वो ब्लास्टोसिस्ट बाहर निकला, जैसे अंडे को फाड़ के चूजा बाहर निकलता है। कितने लोग को समझ आया? क्या सेल गल जाती है तब चूजा बाहर आता है, कि चूजा को अंडे को फोड़ के बाहर आना पड़ता है, बोलो, सेल को फोड़ के बाहर आना पड़ता है। काहे आवाज नहीं आ रही है? फोड़ के बाहर आना होता है। तो ध्यान रखना, ये ऐसे ही ये भी इसको जो है फाड़ के बाहर आता है, छेद हुआ है खाली, स्पर्म खाली छेद करके अंदर घुसा था, लेकिन अब ये बाहर आएगा। तो जब ये बाहर आएगा तो इसी को बोलते हैं जोना हैचिंग। क्या बोलते हैं? जोना हैचिंग। तो इम्प्लांटेशन जो है वो जोना हैचिंग होगी तब होगा। ये जोना पेलुसिडा लेयर जो है वो अड़चन है। वो जेल वाली टॉफी खाते हो ना, कई बार ऐसे फाड़ के दबाते हो तब ना मुंह में चला जाता है, तो रैपर टॉफी का जो है समझो है वो जोना, तो इसको क्या बोलते हैं? जोना हैचिंग। और एक और मजेदार चीज देखो, जोना पेलुसिडा जो होती है वो रिजिड लेयर होती है, हार्ड हो चुकी है। जाइगोट बनने से पहले कि जाइगोट बनने के बाद? बोलो, ये देखो, इसीलिए काहे पहले की बाद बोलो, तो काहे बाद बोल रहे हो? दिमाग और मुंह में नियंत्रण रखो, नहीं तो वहीं खोपड़ी खोलवा देंगे तुम्हारा, कोई गड़बड़ शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो। है पढ़ाई में ब्रूटल रहिए। गलती किस बात की हो रही है? कौन सा घबराहट है, कौन सा डर है? हमने तुमको इतनी मेहनत से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसलिए थोड़ा थोड़ा हिंट कर दे रहे, थोड़ा थोड़ा तो जा रहे इधर उधर, ताकि तुमको एक एनसीईआरटी तो कट कॉपी पेस्ट करके लिखिए तो कहानी तुमको समझ में आ जाए। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो जाइगोट की साइज होगी, जो सेकेंडरी oocyte की साइज होगी, तुमसे पूछेगा व्हाट इज द साइज, ऑर्डर ऑफ साइज, सेकेंडरी oocyte बड़ा होगा कि जाइगोट बड़ा होगा कि ब्लास्टोसिस्ट बड़ा होगा, कि सबकी सेम साइज होगी? बोलो। तो हम कहेंगे 32 सेल है और सेकेंडरी oocyte 1 सेल है, तो कैसे सेम साइज होगी?
कैसे सेम साइज होगी? क्लीवेज हो रहा है, इसलिए क्लीवेज में डॉटर सेल छोटी होती जाती है, वॉल्यूम नहीं चेंज होता। और वॉल्यूम को लिमिट कौन किया है? जोना पेलुसिडा, क्योंकि इसके चारों ओर जो एक लोहे का बक्सा है, जोना पेलुसिडा इज लाइक लोहे का बक्सा, ठीक है, वो नहीं इसको बढ़ने देगा, तो सेल छोटी ही होती जाएगी जो डॉटर सेल होगी। भाई ये दोनों तो सेम सेल है, इसमें और सेल बढ़ गई ना बेटा, तो जो एक सेल है उसके एक सेल के रिस्पेक्ट में क्या होगी? छोटी, यानी न्यूक्लियस का रेशियो बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस ज्यादा होगा साइटोप्लाज्म के मुकाबले, N/C रेशियो बढ़ता जाएगा। नहीं समझे? जैसे जैसे डिवीजन होता जाएगा। पहले एक न्यूक्लियस को इतना बड़ा साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करना पड़ रहा था, अभी एक न्यूक्लियस को सिर्फ इतने साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करना पड़ रहा है। यानी न्यूक्लियस को कंट्रोल करने के लिए पहले ज्यादा साइटोप्लाज्म था और अभी साइटोप्लाज्म कम हो गया, तो N/C रेशियो क्या हो गया? बढ़ गया ना, क्योंकि साइटोप्लाज्म उसके हिस्से में कम आ रहा है, सेल छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही, सेल छोटी हो रही अपने साइटोप्लाज्म के कम अमाउंट की वजह से। कितने लोगों को समझ में आया? तो क्लीवेज से N/C रेशियो क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो जोना पेलुसिडा की वजह से ये जो साइज है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो अब इम्ब्रियो अगर जोना पेलुसिडा को लिए दिए चला जाएगा अंदर, तो जो अंदर इम्ब्रियो बनने वाला है उसका साइज बढ़ पाएगा, तो इसीलिए उसको उतारना जरूरी है। नहीं तो इम्ब्रियो का साइज वही होगा जो जाइगोट का साइज होगा। तुम एक जाइगोट के बराबर पैदा होते, ठीक है, जोना पेलुसिडा लिए लोहे का बक्सा उक्सा लिए पैदा होते चारों ओर, तुमको भी अंडे की तरफ फोड़ना पड़ता हथौड़ी मार करके। कार्टून अगर सोचो तो मजा कितना आता होगा सोच के, अगर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है। कितने लोगों को क्लियर हो गया चीज? तो इसलिए मैं समझा रहा हूं कि याद हो जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो एनसीईआरटी बुक ने स्किप कर दिया कि जोना पेलुसिडा का हुआ क्या? जोना पेलुसिडा लिए दिए इम्प्लांटेशन हुआ कि उसको छोड़ के हुआ? हाँ, रैपर है वो, रैपर उतार के जाएगा इम्प्लांटेशन, वरना साइज नहीं बड़ी हो पाएगी फिर। कितने लोगों को क्लियर हुआ? तो इसका मतलब इम्प्लांटेशन के बाद ही साइज बढ़ना स्टार्ट होता है, इम्प्लांटेशन से पहले साइज नहीं बढ़ेगा, मोटा मोटा ये समझो। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इम्प्लांटेशन हो ही गया। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक चीज लिखी है कि जो इनर सेल मास होता है, ये जो इनर सेल मास है ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट है, और इसके चारों ओर क्या है? अंदर क्या है? कोन जैसा इनर सेल मास। अब ये इनर सेल मास से ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप्स फ्रॉम इनर सेल मास। तो लिख लीजिए, एम्ब्रियो इससे नहीं डेवलप होता है, एम्ब्रियो इतने हिस्से से डेवलप होता है। तो ये जो है इनर सेल मास डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, डेवलप्स इनटू, हम इसको एम्ब्रियो प्रॉपर लिखते हैं, एम्ब्रियो प्रॉपर, ठीक है। तो इनर सेल मास जो है वो एम्ब्रियो प्रॉपर में डिस्कस, क्योंकि हम तो पूरे स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो बोल रहे थे ना अब तक। नहीं, हम जाइगोट को भी, जाइगोट को एम्ब्रियो बोल सकते कि नहीं बोल सकते? जब भी सवाल पूछे सतर्क हो जाया करो। वन सेल एम्ब्रियो है, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? वन सेल एम्ब्रियो है, उसमें क्लीवेज हुआ, टू सेल एम्ब्रियो, फोर सेल एम्ब्रियो। तो अभी 4 सेल वाले को एम्ब्रियो बोल रहे थे, अब एनसीईआरटी बोल रहा है कि नहीं नहीं एम्ब्रियो ये बनाता है। तो अभी तक क्या अभी तक क्या गलत पढ़ रहे थे क्या? 2 सेल्ड वाला स्ट्रक्चर क्या था? एम्ब्रियो था कि नहीं? ब्लास्टुला क्या था? एम्ब्रियो था कि नहीं? तो जब पूरा ब्लास्टुला को एम्ब्रियो बोल रहे तो फिर लिख रहे हो ये एम्ब्रियो बनाता है, तो दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि नहीं? इसीलिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया? एम्ब्रियो प्रॉपर। एम्ब्रियो प्रॉपर में एम्ब्रियोनिक सेल से कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस, योक सैक, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी बनती हैं। मेरी बात समझे? प्लेसेंटा का भी कुछ पोर्शन बनता है, और एम्ब्रियो प्रॉपर से केवल बच्चा बनता है। क्या बनता है? बच्चा, बेबी बनता है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये पूरा स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो प्रॉपर, यानी बेबी बनाएगा। क्लियर हुआ? ये मतलब हुआ। चलो, तो एनसीईआरटी बुक ने इसको लिख दिया कि इससे एम्ब्रियो बनता है, मान लेते हैं वही चीज है, तो समझने की बात है, ठीक है, हम क्लियर कर दिए उसको। और एम्ब्रियो बनाने के लिए पहले इसको टिश्यू बनाना पड़ेगा। अभी तो मास ऑफ सेल है, तो मास ऑफ सेल ऑर्गेनाइज होगी पहले किस में? टिश्यू में। उसी को बोलते हैं 3 जर्म लेयर्स, एम्ब्रियोनिक टिश्यू। तो ये लिख लो, इनर सेल मास से बनेगा 3 जर्म लेयर्स। एनसीईआरटी बुक लिख रही है, लिखा कि नहीं?
एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म लिखा, एक्टोडर्म बना, एंडोडर्म बना, और सबसे आखिरी में बनता है मीजोडर्म, थर्ड नंबर पर मीजोडर्म लिखा है इसीलिए। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, यानी तुम्हें उस यूट्रस के अंदर, अब ये जो यूट्रस है उसकी दीवार में ये घुस चुका है ये, ठीक है, और आवाज नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं, और इसमें 3 जर्म लेयर बना देना, ऐसे ऐसे मैं बना देता हूं, ऐसे 3 लेयर ऐसे बना देता हूं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। यही जो इनर सेल मास है यही ऑर्गेनाइज होकर के 3 जर्म लेयर बना लेता है। बस यही तक एनसीईआरटी बुक डिस्कस की है। तो सबसे ऊपर वाला क्या लिख दिया, मान लो एक्टोडर्म, बीच वाला क्या लिख दिया, मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाला क्या हो गया, एंडोडर्म, बस हो गया। और बाहर वाले जो सिंगल लेयर है वो क्या है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट। और बेटा यही ट्रोफोब्लास्ट आगे चल करके कोरियोनिक विलाई बनाता है, कोरियन बनाता है, क्या बनाता है, इट फॉर्म्स कोरियन, फॉर्म्स कोरियन, आगे चल करके कोरियन बनाने में हिस्सा लेता है। यही ट्रोफोब्लास्ट आगे चल करके ट्रोफोब्लास्टिक विलाई बनाता है, क्या बनाता है, ट्रोफोब्लास्टिक या कोरियोनिक विलाई बनाता है, कोरियोनिक विलाई बनाता है, ठीक है। और इट इज वन ऑफ प्लेसेंटा का पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। तो तुमसे पूछेगा कि इस एम्ब्रियो में प्लेसेंटा किससे बना, जो सबसे बाहर वाला लेयर है उससे बनता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में मैटरनल टिश्यू भी पार्टिसिपेट करता है। बच्चे की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया, ट्रोफोब्लास्ट या कोरियन। कितने लोग को समझ में आया, इसीलिए उसको ट्रोफोब्लास्टिक विलाई या कोरियोनिक विलाई भी कहते हैं। कोरियन बनने में और भी चीजें इन्वॉल्व हैं, तो खाली एक जनरल एक टर्म हम यूज कर दे रहे कि ट्रोफोब्लास्टिक विलाई कहीं दे दे, सवाल में कोरियोनिक विलाई शब्द आ गया तो समझना कि लगभग दोनों सेम है। तुम्हारे लेवल पर तो यही जानो। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये चीज। तो ट्रोफोब्लास्टिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, कोरियन बनाता है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स बनते हैं। किससे बनते हैं एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स, इनर सेल मास से। और उसी में स्टेम सेल्स होती हैं जो किसी भी बॉडी के टिश्यू, सेल, ऑर्गन को बनाने में क्या होती हैं, सक्षम होती हैं। ये भी लिखा हुआ वहां पर। क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद प्लेसेंटा की बात कर रहा है। क्या, प्लेसेंटा। बेटा जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो अब प्लेसेंटा बनता है। क्या बनता है, तो लिख लो प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो लिख लो प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड आफ्टर इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड आफ्टर इम्प्लांटेशन। अब इसकी कुछ बात कर लेते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन, पंजाब से एक बच्चे का फोन आया था, फोन कर लिया था, और ये जानते हो हमको पता नहीं कि जो आज तुमको क्लैरिफिकेशन दिए ना, नैनोग्राम पिकोग्राम, उसका सवाल था। उसने क्या ऑब्जर्व किया था मेरे क्लास में, उसने ऑब्जर्व किया, यहां से भी कुछ बच्चे, एक आध बच्चे हमको फोन मैसेज किए थे कि सर आप जब ये बना रहे थे ना, ये पता नहीं तुम लोग ध्यान दिए कि नहीं, क्योंकि बनाते समय हमको भी नहीं ध्यान आ रहा था। अरे ऐसे लाइन खींच दिए। अब उसमें क्या हुआ कि एस्ट्रोजन थोड़ा सा कैसे हो गया, ऐसे हो गया। प्रोस्टॉन किधर हो गया, नीचे। एस्ट्रोजन किधर हो गया, ऊपर। अरे भैया, जबकि मैं लिखा हूं कि कॉर्पस लुटियम कौन ज्यादा निकालता है, प्रोस्टॉन, वो तो लिखा ही हूं। तो ये कोई स्केल थोड़ी ना है, हम स्केल नाप के नहीं ना बना रहे। स्केल में कितना डिफरेंस है बेटा, 1000। ये तो मेरे दिमाग में है, ये तो इंडिकेटिव डायग्राम है, 2 पहाड़ है। बनाते समय ये थोड़ी ना मैं लेवल को ध्यान में रख के बना रहा हूं उसको, क्योंकि वो लेवल को ध्यान में रख के बनाया भी नहीं गया है। वो तो एनसीईआरटी में भी लगभग बराबर दिखा है। 1000 के अंतर को तुम ऐसे बना रहे तो सही है कि गलत है। लेकिन अगर हम हर एस्पेक्ट देखेंगे तो हर चीज ना देखेंगे। तो बच्चे देखो किस लेवल पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप यहां बैठे हैं, अरे पता नहीं ध्यान दे रहे नहीं दे रहे, कोई बैठ के समय पढ़ रहा हो, ध्यान दे रहा हो, सुन भी रहा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि बच्चे किस लेवल तक लेक्चर को सुनते हैं और देखते हैं, और क्यों देखते हैं कि उनको कोई चीज मिलती है यहां पर। तो ये क्लैरिटी करना बहुत जरूरी था। कितने लोगों को क्लैरिटी समझ में आ गई कि पहली बात तो एनसीईआरटी बुक में जो वो ग्राफ दिया है, इट इज नॉट टू द स्केल, इट इज जस्ट
indicative diagram, it is not showing the comparative values of estrogen and progesterone. It is just showing the peak, कि पीक दोनों का कब ज्यादा होता है, क्योंकि दोनों को सेम स्केल पर हम एक साथ ड्रॉ नहीं कर सकते। या तो प्रोस्ट्रॉन दिखेगा उस वक्त हमको एक स्केल पर, नहीं तो दूसरे स्केल पर केवल एस्ट्रोजन दिखेगा, क्योंकि एक पिकोग्राम में लेना होता है, दूसरा नैनोग्राम में लेना होता है। तो इस तरह से तो एक साथ ये अगर हम प्रोस्ट्रॉन यहां बनाएंगे तो हमको 1000, अगर एक सेंटीमीटर पर पिकोग्राम का पीक दिखाएं तो हमको 1000 सेंटीमीटर पर क्या दिखाना पड़ेगा? अरे एस्ट्रोजन का पीक दिखाएं तो 1000 सेंटीमीटर पर ऊपर क्या दिखाना पड़ेगा? प्रोस्ट्रॉन का। तो उतना बड़ा पेज होना चाहिए ना ग्राफ पेपर। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए वो एक इंडिकेटिव डायग्राम है, ठीक है। और वो जरा सा अंतर नहीं है, 1000 अगर गुना का अंतर है तो स्लाइड है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है? एनसीईआरटी बुक में तो स्लाइड दिखा रहा है, तो वो इंडिकेटिव डायग्राम है, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखना। अब देखो, अब यहां पर प्लेसेंटा जो है बनता इम्प्लांटेशन के बाद, ये ध्यान रखना। और दूसरी चीज, प्लेसेंटा के बनने में, प्लेसेंटा एक कहते हैं ना कि एक कंजॉइंट टिश्यू है। कंजॉइंट टिश्यू का मतलब है कि इसमें दो ओरिजिन है, डुअल ओरिजिन है। प्लेसेंटा हैज डुअल ओरिजिन। इसमें मैटरनल पार्ट भी होता है और फिटल पार्ट भी होता है। बेटा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको फिटस बोलते हैं, यूट्रस के अंदर। जो मैटरनल पार्ट होता है उसमें लिखा है एंडोमेट्रियम और ब्लड इन्वॉल्व होता है। एंडोमेट्रियम, मदर के साइड से प्लेसेंटा में कौन इन्वॉल्व होता है? एंडोमेट्रियम एंड ब्लड। यूट्राइन टिश्यू उसको लिखा है एनसीईआरटी बुक में। प्लेसेंटा वाला पोर्शन पढ़ो, यूट्राइन टिश्यू लिखा है ना बेटा, उसी को मैं एंडोमेट्रियम बोल रहा हूं। और मदर का जो ब्लड है वो इन्वॉल्व होता है। और फिटल पार्ट से ट्रोफोब्लास्टिक विलाई इन्वॉल्व होती है। क्या? ट्रोफोब्लास्टिक विलाई इन्वॉल्व होती है। या उसी को हम कौन सी विलाई बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई। तो ऐसे देख लो, तो मान लो ये चित्र को ध्यान समझना, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। ये बेटा ट्रोफोब्लास्ट था। तो ट्रोफोब्लास्ट, ध्यान से देखना, जब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालेगा, इसी को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्टिक विलाई। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोफोब्लास्टिक विलाई। तो ट्रोफोब्लास्टिक विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ट्रोफोब्लास्टिक विलाई इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंडोमेट्रियम के अंदर। और ये बेटा देखो, एंडोमेट्रियम है पूरा का पूरा, घेरा हुआ है इसको। क्या है? एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम के अंदर मदर की ब्लड वेसल होगी। तो मदर की ब्लड वेसल है, मान लो ये। हर ब्लड वेसल में या एक ही ब्लड वेसल में कई सारे फिंगर जैसे विलाई क्या हुए हैं? फाड़ करके ब्लड वेसल में घुसे हुए हैं। तो यानी विलाई जो है, विलाई जो देख रहे हो वो किसमें डूबी हुई है? विलाई किसमें डूबी हुई है? फिटस का कौन सा? फिटस का एक पार्ट डायरेक्टली, मतलब कोरियन डायरेक्टली किसमें घुसा हुआ है? ब्लड में। इसको मैं लिख देता हूं मैटरनल ब्लड। तो मैटरनल ब्लड यानी जो एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल है, मैटरनल ब्लड, उसमें विलाई इज एम्बेडेड। यानी लिख लोगे विलाई इज एम्बेडेड इन मैटरनल ब्लड। तो माता का जो ब्लड है उसमें बच्चे की तरफ से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विलाई, वो माता के ब्लड में सीधे डूबा रहता है। यानी मदर की तरफ से देखा जाए तो कोई बैरियर नहीं है। मदर तो अपना ब्लड दे दिया, बैरियर किसके तरफ से? बच्चे की तरफ से। यानी बच्चे की तरफ से कोरियन है, और मदर की तरफ से हीम है। मदर की तरफ से हीम है और मदर की तरफ से क्या है? कोरियन। कोरियन मतलब कोरियोनिक विलाई। तो उसको बोलते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? यानी ह्यूमन में कौन सा प्लेसेंटा बनता है? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हीम मदर की तरफ से आया है और कोरियन या विलाई किधर से आया है? बच्चे की तरफ से आया है। तो विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो लिख देना, इसीलिए इसको बोलते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा। बेटा ये देखो, एक बात ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो बेटा, इधर बच्चे का ब्लड है मान लेते हैं, इधर किसका ब्लड है? मदर का। बच्चे का ब्लड और मदर के ब्लड में कितना बैरियर दिख रहा है? मात्र एक बैरियर। वही कोरियोनिक विलाई का जो सिंगल लेयर है। बेटा ये सिंगल लेयर था ना, नहीं समझ रहे हो? एक ही लेयर है, कोरियन ही। ये देखो, इधर बच्चे का ब्लड है, इधर किसका ब्लड है? मदर का। तो मदर का ब्लड और बच्चे के ब्लड में कितना बैरियर है? एक बैरियर है।
वही एक बैरियर को बस क्रॉस करना है एंटीबॉडी को, समझ में आया, ताकि चीजें आसानी से क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। तो इस पोर्शन को ही प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ये पोर्शन को बोला जाता है। सो दिस इज प्लेसेंटा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है उसमें मदर का ब्लड आता है और कोरियोनिक विलाई आती है। तो इस तरह के प्लेसेंटा को बोलते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा। मैं इसको बोल दिया हूं कई बार, हीमोकोरियल प्लेसेंटा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। कितने लोगों को समझ में आ गया हीमोकोरियल प्लेसेंटा? कोई दिक्कत किसी को? तो हमने समझा दिया कि प्लेसेंटा कैसे बनता है, उसकी डुअल ओरिजिन है, मदर की तरफ से ब्लड पार्टिसिपेट करता है, फीटस की तरफ से कोरियोनिक विलाई, और सिंगल बैरियर होता है, ठीक है, आसानी से चीजें एक्सचेंज हो जाती हैं। अब इसमें प्लेसेंटा का रोल बता रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लेसेंटा का रोल क्या है? देखो भाई, प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा का रोल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मदर और बिटवीन फीटस एंड मदर, बिटवीन फीटस एंड मदर, बिटवीन फीटस एंड मदर। अब जब मटेरियल बोलते हैं तो उसमें ऑक्सीजन आता है, न्यूट्रिएंट आता है, CO2 आता है, वेस्ट मटेरियल आता है बच्चे से, ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल आता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल आता है, ठीक है। एक तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और तुमको बता दे, थोड़ा सा इसको समझो, इस डायग्राम को। ये एंडोमेट्रियम है, यूट्रस के अंदर धंसा हुआ है, और ये कोरियोनिक विलाई देखो बनाए हैं, ठीक है। और जो इनर सेल मास है बेटा, इनर सेल मास से क्या बनता है? एम्ब्रियो प्रॉपर। ये एम्ब्रियो प्रॉपर देखो बेटा बन चुका है इनर सेल मास से, ये देखो एम्ब्रियो प्रॉपर बन चुका है इनर सेल मास से। और इसके नाभि वाले हिस्से से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है। क्या निकलता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, इस प्लेसेंटा में जाता है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से आर्टरी और वेन गुजरती हैं, जो कि उस अम्बिलिकल, जो इस कोरियोनिक विलाई में जाती हैं। तो इसको मैं लाल रंग से बना देता हूं। इस बच्चे के अंदर जो भी ब्लड वेसल वेसल है, इसी में से कुछ ब्लड वेसल जो है वो जाती है, और ये कोरियोनिक विलाई में घुसी रहती है, और इसी में आर्टरी वेन होकर के फिर वो लौटती है। कितने लोग को समझ में आया बेटा ये चीज? तो जो नाड़ी है, जब बच्चा पैदा होता है तो नाड़ी काटा आता है ना, वो ये काटा जाता है, ये तो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें अम्बिलिकल आर्टरी होता है, अम्बिलिकल वेन होता है, ठीक है। और भी टिश्यूज होते हैं इसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है, फैट्स होते हैं इसके अंदर। और आपको मालूम है कि बेटा ये क्या बना है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? मदर का क्या है? ये ब्लड सेल। और इस हिस्से को क्या बोल रहे हैं? प्लेसेंटा। तो इसका मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है? ये जो फीटस है, फीटस को किससे जोड़ता है? प्लेसेंटा से। यानी अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट्स फीटस विद प्लेसेंटा। तो बच्चा डायरेक्ट, फीटस डायरेक्ट नहीं प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा और फीटस के बीच में एक कनेक्शन है। किसका? अम्बिलिकल कॉर्ड का। कितने लोगों को समझ में आया? अच्छा, गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में कितना होता है? 9 महीने का। वहां पूछा है एलिफेंट का क्या होगा, डॉग का क्या होगा, कैट का क्या होगा। देखो पूछा कि नहीं पूछा है? शुरू में ही जब वो एम्ब्रियन इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियन डेवलपमेंट जब चल रहा था तो उसी समय पूछा होगा। देखो सवाल में है, ढूंढो ढूंढो जल्दी, अंडरलाइन करो उसको। एलिफेंट है, डॉग है, मिला? अभी ढूंढ रहे सब। एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड लिख लो, अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। तो एलिफेंट पूछा है तो हम एशियन एलिफेंट का ही बता दे रहे हैं। 650 दिन होते हैं लगभग एवरेज, 640 से लेकर 670-78 दिन होते हैं। तो क्या होगा? 650 दिन, डेज, लगभग 2 साल के आसपास, 2 साल से थोड़ा कम है, 365 और जो भी कम जोड़ लो तुम, ठीक है। लगभग समझो कि 1 साल 10 महीने, 10 महीने या 11 महीने के आसपास, ठीक है। कितने लोग को समझ में आ गया?
कुत्ता बिल्ली दोनों का लगभग एक टाइम होता है, लगभग 65 दिन 68 दिन 2 महीने के आसपास, ठीक है। तो 65 डेज या 68 डेज तो हम एक मान लेते हैं ताकि याद करने में तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना हो। उसी 2-4 दिन आगे पीछे होता है, एग्जैक्ट नहीं कोई डेट होता, ध्यान रखना। अब ये ना कहना 20 दिन, ऑप्शन में दे देगा 65 दिन 64 दिन 62 दिन, जूता निकालो खूब मारो उसको, कौन सा बिल्ला है लेके आ जरा, तो पैसे जो 35 दिन देखेंगे नहीं वह फांसी लटका देंगे, नहीं समझे मेरी बात। तो डिफरेंट, अब ये जिसका 65 दिन में बच्चा पैदा करेगा वो 20 दिन थोड़ी कर देगा, या 13 साल तक नहीं किया पैदा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत अंतर हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए तो एक रेंज लेके चला जाता है, तो 650 दिन और 65 दिन। डॉग कैट का लगभग सेम है और एलिफेंट का 650 दिन, ठीक है। जैसे याद आ गया अचानक से तो हमने बता दिया, ठीक है ना, ये फैक्ट है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, तो प्लेसेंटा का रोल समझ में आ गया। अच्छा, प्लेसेंटा चूंकि एक टेम्पररी ऑर्गन है, हमेशा तो बनता नहीं है, फीमेल में जब प्रेगनेंसी होगी तभी बनेगा, तो इससे हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्मोन्स। तो प्लेसेंटा का एक दूसरा रोल है बेटा, एक तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया, दूसरा लिख लो हार्मोन रिलीज करता है। प्लेसेंटा से 4 हार्मोन, 5 हार्मोन रिलीज होते हैं। अब देखो क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी बुक। एक तो हार्मोन रिलीज होता है HCG, दूसरा होता है HPL, तीसरा क्या लिखा है? एस्ट्रोजन, और चौथा क्या लिखा है? प्रोजेस्टेरॉन। तो ये 4 लिख लो, प्रोजेस्टेरॉन। यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ध्यान रखना ये खाली ओवरी से नहीं रिलीज होता है, ये किससे रिलीज होता है? प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है, ठीक है। तो HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये इन हार्मोन्स को रिलीज करता है। और HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, क्या लिखा है एनसीईआरटी बुक? कोरियोनल की कोरियोनिक है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन्स। और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। और एस्ट्रोजन प्रोस्टोन का नाम लिखा ही है। ये बात सबको समझ में आ गई? ये क्लियर हो गया? अच्छा याद रखो LH हार्मोन का लेवल, याद, अब एक चीज ध्यान से देखो, ये लिख लिया तुमने? ये बताओ जो ग्राफ है, एक बार फिर से ध्यान से देखो, हम प्रोस्टॉन का ग्राफ बना रहे हैं। ये मान लेते हैं ये 28 डेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये कौन सा डे है? 14th डे है। और ये मान लेते हैं 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ये ग्राफ देखो, बात नहीं? ठीक है, ये होता है अप टू पार्ट्यूरेशन, मतलब पार्ट्यूरेशन के समय ये गिर जाएगा तभी बच्चा पैदा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे गिरा देंगे यहाँ से। ये कौन सा हार्मोन का है बेटा? कौन सा हार्मोन का है? प्रोजेस्टेरॉन का है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। और अब देखो कंपैरिजन देख लेना, ये ठीक है, देख रहे हो। और और बना देते हैं। अब यहां पर ये तुम देखोगे, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये ठीक है, और ये 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी
ठीक है बेटा, ये है HCG का है। किसका है ये? HCG का है। ठीक है, इसको समझाने के लिए बनाया। कहने का क्या मतलब है, LH हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन है? LH हार्मोन। याद रखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है किसके वजह से? LH की वजह से। LH जब तक ज्यादा रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन को भी क्या रखेगा? ज्यादा, क्योंकि LH मेंटेन्स कॉर्पस लूटियम। LH मेंटेन्स कॉर्पस लूटियम। LH हार्मोन कॉर्पस लूटियम को मेंटेन रखता है, और कॉर्पस लूटियम जब तक रहेगा तब तक क्या निकलता रहेगा? प्रोजेस्टेरॉन। इसीलिए किस हार्मोन का लेवल थोड़ा नॉर्मल से हाई होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी हाई रहे? कौन सा हार्मोन? LH। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज? लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी हो गई 21वें दिन या 22वें दिन, 21st डे, लेकिन LH का लेवल तो गिर गया। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई तब भी रहना है, तो वहां HCG निकलना देखो शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा बनना शुरू हुआ ना 28वें दिन 27वें दिन, तो ये कौन सा हार्मोन है? HCG। HCG नाउ टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ LH। ये सवाल आ चुका है नीट में 16 में। HCG कौन सा हार्मोन है जिसके वजह से कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहता है? कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करने का काम किसका होता है? LH का। LH जब तक कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करेगा क्या निकलेगा? प्रोजेस्टेरॉन। LH तुम्हारा 28वें दिन तक आके तो खत्म हो गया, कम हो गया। अब तो LH सर्ज होना नहीं है कि फिर से प्रेगनेंसी होनी, प्रेगनेंसी हो चुकी है, अब 9 महीने तक तो प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो इसका मतलब कि अब प्रोजेस्टेरॉन 3 महीने तक मेंटेन है। कॉर्पस लूटियम इज मेंटेन्ड अप टू 3 मंथ, मेंटेन्ड अप टू 3 मंथ्स। कॉर्पस लूटियम को 3 महीने तक मेंटेन करके रखना है। 28वें दिन LH खत्म हो गया, कम हो गया, खत्म हो गया मतलब कम हो गया बहुत, तो अब प्रोजेस्टेरॉन निकलना है, फिर भी कॉर्पस लूटियम से निकलना है, कॉर्पस लूटियम से निकलना है। 3 महीने तक उसको निकलवाना है, कम से कम 3 महीने तक निकलवाना है उसको, कम से कम यहां तक। तो 3 महीने तक जब निकलवाना है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? HCG। तो HCG आफ्टर प्रेगनेंसी, लिख लो, अटेनमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, अटेनमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, HCG टेक ओवर द फंक्शन ऑफ LH, टेक ओवर द फंक्शन ऑफ LH। एनसीईआरटी बुक नहीं लिख रहा, सवाल आता है फंक्शन ऑफ LH। HCG जो है वो LH का फंक्शन ले लेता है टू मेंटेन कॉर्पस लूटियम, टू मेंटेन कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम को कौन मेंटेन कर रहा है प्रेगनेंसी के दौरान? HCG। यानी कौन सा हार्मोन है विच शोज सिमिलर फंक्शन एज LH? ये सवाल आ चुका है, क्लियर हुआ? और कौन सा फंक्शन सिमिलरिटी दिखा रहा है? मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम सो दैट प्रोजेस्टेरॉन कीप्स ऑन रिलीज्ड बाय कॉर्पस लूटियम। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो निकलता रहे कॉर्पस लूटियम से, ये उसको मेंटेन कर रहा है कौन? HCG। अब देखो, लेकिन HCG भी पूरे जीवन भर प्लेसेंटा से नहीं निकलेगा 9 महीने तक, वो भी सिर्फ 3 महीने तक निकलता है। कितने महीने तक? यानी इसलिए 3 महीने का एक देखो चेक पॉइंट लगाए हैं, और 3 महीने आते आते देख रहे हो HCG भी क्या हो गया? डाउन। यानी अर्ली प्लेसेंटा से HCG निकलता है, लेटर स्टेज में HCG निकलना बंद हो जाता है। तो जैसे ही HCG निकलना बंद होता है, ठीक है, ठीक है, HCG का लेवल गिर जाता है, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट कर जाता है, डीजनरेट कर जाता है। कॉर्पस लूटियम पूरा 9 महीने तक नहीं रहता है, कॉर्पस लूटियम किस महीने तक जाते डीजनरेट कर जाता है? अब सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन क्या हो गया? बोलो, खत्म। लेकिन तब प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन निकलना शुरू हो जाता है। किससे? तो वही लिख रहा है कि वही लिख रहा है ना, प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, HCG HPL तो निकाल ही रहा है। तो ये बताओ, प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन निकलना भारी मात्रा में कब शुरू होता है? आफ्टर 3 मंथ। उसके पहले प्रोजेस्टेरॉन का मेन सोर्स क्या है? कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम से क्यों निकल रहा है? HCG निकलवा रहा है। तो जब HCG डाउन होगा प्लेसेंटा से, तब प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा प्लेसेंटा से। कितने लोग को समझ में आया ये चीज? ये क्लियर हो गया? तो एक सवाल एम्स में आया था बहुत पहले, जब हम लोग पढ़ाते थे, तो पहले सिलेबस का कोई लिमिटेशन नहीं था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा,
ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा तो कौन से किताब से आएगा? ये नहीं था। एम्स अलग एग्जाम ले रहा, बीएचयू अलग एग्जाम ले रहा है, एफएमसी का अलग एग्जाम है, यूपीसीपीएमटी अलग हो रहा है, एआईपीएमटी अलग हो रहा है, नहीं समझ रहे हो? मणिपाल का अलग एग्जाम हो रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अलग एग्जाम हो रहा है, और सब में कोई एक किताब नहीं फिक्स है। कोई यूपी बोर्ड है तो कोई सीबीएसई बोर्ड है तो कोई अपना कर्नाटका बोर्ड है, कोई देख रहे हो तुम? तो उसमें पता ही नहीं चलता था कि कौन से किताब से पढ़ाना है, तो टीचर जितना कुछ जानता था पढ़ाता था। ये सब अब थोड़ी ना पढ़ाते, लेकिन अभी भी उस समय के जो पेपर बनाने वाले कीड़ा काटता है तो ला पूछ देता है, भाई वो भी तो उसी जमाने के पढ़े हुए हैं सब। क्लियर हुआ? तो पूछा क्या सवाल था? अ फीमेल इज प्रेग्नेंट, ठीक है, अ फीमेल इज प्रेग्नेंट फॉर 2 months और उसको ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, और उसकी ओवरी काट के हटा दी जाती है, उसके प्रेगनेंसी पर क्या असर पड़ेगा? तो अगर एक फीमेल है, अब तो बता दोगे, एक फीमेल है जिसको 2 महीने की प्रेगनेंसी है और उसको ओवेरियन कैंसर है, तो ओवरी काट के हटा दोगे तो 2 महीने तक, यानी कि प्रेगनेंसी के 3 महीने तक प्रोजेस्टेरॉन किससे आ रहा है? 3 महीने तक। और उसको 2 महीने की प्रेगनेंसी और उसका ओवरी काट के हटा दिया गया ड्यू टू कैंसर, तो कार्पस लुटियम हटा दिया आपने उसका, और उस समय तक प्रोस्टॉन का दूसरा सोर्स अभी बन नहीं पाया है, प्लेसेंटा से तो 3 महीने बाद निकलेगा, तो प्रेगनेंसी क्या होगी? अबॉर्ट हो जाएगी। तो क्या सवाल आया था? प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी? अबॉर्ट। नो इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी तो बच्चा सोचेगा तो यूट्रस में हो गया, ओवरी का काम तो खत्म हो गया, ओवुलेशन होकर के, ये होकर के। और यही सवाल अगर बदलते कि अगर एक फीमेल को कैंसर है और उसकी प्रेगनेंसी 6 महीने की हो चुकी है या 4 महीने की हो चुकी है, तो ओवरी को हटा दोगे तो कोई असर पड़ेगा? नहीं, क्योंकि तब प्रोस्टॉन का सोर्स कहां से आने लगा? प्लेसेंटा से आने लगा। तो भैया इस तरह का सवाल पहले आता था और आज तुम क्या पढ़ते हो? तो तुम तो उस जनरेशन के, जिसको एक बोलते ना जनरेशन एक्स, मिलीनियम जनरेशन, जनरेशन वाई, सब चट्टों का जनरेशन है तुम लोग का, ठीक है? तो खाली जनरेशन एक्स वाले ही पढ़ा सकते हैं या मिलीनियम वाले पढ़ा सकते हैं? क्योंकि वो अपने समय में सारा कुछ पढ़े हुए हैं। हमेशा आपको वही पढ़ा सकता है जो आपसे ज्यादा पढ़ा होगा और जानता रहेगा, तभी ना वो अप्लाई करा पाएगा, समझा पाएगा आपको। समरी बता दे रहे, लास्ट, अब आगे बढ़ रहे हैं। मैंने क्या बताने की कोशिश की, ध्यान से सुन लो। प्रोजेस्टेरॉन निकलता है कॉर्पस लूटियम से। कॉर्पस लूटियम अगर प्रेगनेंसी अटेन हो गई तो कितने समय तक जिंदा रहेगी? 3 महीने तक। प्रेगनेंसी के सिर्फ 3 महीने तक। कौन उसको 3 महीने तक ढोके ले जाएगा? HCG। कहां से आ रहा है? प्लेसेंटा से। और जब तक प्लेसेंटा से HCG नहीं निकल रहा था तब तक उसको कौन ढो रहा था 8 से 10 दिन तक? LH। तो LH गया तो कौन निकला? HCG, प्लेसेंटा के वजह से। वो कॉर्पस लूटियम को 3 महीने तक ढोया, लेकिन प्लेसेंटा की भी एक सीमा है कि हम कब तक HCG निकालेंगे, तो वो 3 महीने तक HCG निकाला, तो कॉर्पस लूटियम 3 महीने तक मेंटेन रहा, प्रोस्टॉन देता रहा। अब जैसे ही HCG गिरा तो कॉर्पस लूटियम भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा, प्रोस्टॉन कभी निकलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन तब तक प्लेसेंटा खुद निकालना शुरू कर दिया, प्रोस्टॉन। तो कॉर्पस लूटियम का फंक्शन टेक ओवर कौन कर लेता है आफ्टर 3 मंथ? कॉर्पस लूटियम का फंक्शन कौन टेक ओवर कर लेता है आफ्टर 3 मंथ? प्लेसेंटा खुद। इसीलिए एनसीईआरटी बुक लिख दिया प्रोजेस्टेरॉन भी निकालता है। अब हमारा सवाल इस पर क्या होता कि प्रोजेस्टेरॉन एंड HCG दोनों रिलीज होता है प्लेसेंटा से एक ही समय में, सब्सटेंशियल अमाउंट में, कि अलग अलग टाइम में? पहले कौन ज्यादा होगा? बाद में? कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद। 3 महीने से पहले HCG ज्यादा होगा, 3 महीने के बाद प्रोस्टॉन ज्यादा होगा। समझ में आया? तो पूरी आपको हमने रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, हार्मोनल फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये बता दी। ठीक है, आगे बढ़े। अब कैसे हमारे बॉडी में ना टेस्टिस भी निकालता है HCG। अब बोलो, तो फीमेल नहीं, मेल बॉडी में भी निकलता। फीमेल बॉडी में जो ओवरी है ना वो भी निकालेगी, HCG निकालेगी। कम ज्यादा, कम ज्यादा। हमारे पूरे बॉडी में बोलते हैं ना, फीमेल है तो क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन। मेल है तो क्या निकलेगा? एंड्रोजन। भैया एस्ट्रोजन भी निकलता है मेल में, फीमेल में एंड्रोजन। कोई हार्मोन जीरो, सेल तो वही है ना बनाने वाली, कोलेस्ट्रॉल से ही ना बनना है। मेरी बात समझिएगा, वो मात्रा मिनिमम ब्रेन टिश्यू निकालता है HCG। चलो अब बोलो, क्योंकि वहां क्या काम है प्लेसेंटा का। जब हम बोलते हैं कि ये ऑर्गन निकाल रहा है तो वो सब्सटेंशियल की बात कर रहे हैं। समझ में आया ना? ये ध्यान रखना है। तो अब चूंकि ये बड़ा मतलब जब छोटे बच्चे को नहीं समझा सकते ना कि भाई ब्रेन में क्या काम है, बेटा ये केमिकल निकलेगा ही, ये निकलेगा ही।
इतना उसकी मात्रा कम होती है कि वो उसका असर नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना, इसीलिए तो 0 नहीं लिखा है ना, कुछ तो दिखाए है ना, ठीक है। अच्छा, तो जो यहां समझाने की कोशिश की, क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद कह रहा है कि प्लेसेंटा का तो हो गया, तो याद रखो HCG अर्ली प्लेसेंटा से निकलता है, अब ये लिख लो ना। और प्रोजेस्टेरॉन कैसे निकलता है बेटा? लेट प्लेसेंटा से, लेट प्लेसेंटा से निकलता है। और अर्ली प्लेसेंटा से निकलता है, तो यूरिन में अगर HCG आया तो प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव। प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी का पॉजिटिव टेस्ट जो है, जिसको स्ट्रिप टेस्ट कहते हैं, उसको ग्रेविडेक्स टेस्ट भी कहा जाता है। तो HCG अगर यूरिन में है तो इसका मतलब कि प्लेसेंटा बना होगा तभी है, क्योंकि यूरिन में तभी वो डिटेक्ट करेगा जब सब्सटेंशियल अमाउंट में आएगा। और तो प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। हट रहो, कितने लोगों को समझ में आया? ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखो, कह रहा है कि प्रेगनेंसी के समय अदर हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। भाई प्रेगनेंसी के समय रिलैक्सिन भी, देखो रिलैक्सिन जो है, रिलैक्सिन रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है, फ्रॉम ओवरी से मिला, रिलीज फ्रॉम ओवरी। ये ड्यूरिंग हेल्प ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन, हेल्प ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन। जब बच्चा पैदा होता है तो रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी से निकल करके प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैलाता है, जिससे जो बर्थ कैनाल है, जो पेल्विक कैनाल है, वो क्या हो जाए? फैल जाए, बच्चा आसानी से पैदा हो जाए। तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये रिलैक्सिन हार्मोन जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, जो प्यूबिक हड्डी को आपस में जोड़ती है, उसको क्या करता है? फैला देता है। तो इससे बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। हेल्प इन पार्ट्यूरेशन इसीलिए हमने लिख दिया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट लिख लेना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और कौन कौन से हार्मोन बढ़ जाते हैं? मेनी टाइम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अदर हार्मोन्स ऑल्सो इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड मतलब कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के समय, जो कि बच्चे के ग्रोथ, मदर के अंदर जो चेंजेस हैं, और मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिक कंडीशन है उसको नॉर्मल करने के लिए कौन कौन से हार्मोन हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैनीफोल्ड इंक्रीज कर जाते हैं? तो उसमें कॉर्टिसोल देखो लिखा होगा, प्रोलैक्टिन लिखा होगा, हाँ जी प्रोलैक्टिन लिखा होगा, तीसरा क्या लिखा है? थायरॉक्सिन लिखा होगा, और क्या बेटा? नहीं, एस्ट्रोजन प्रोस्टॉन तो है ही है, ये 3 लिख लेना, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोस्टॉन तो हम पहले ही बता चुके हैं, प्रेगनेंसी के समय प्लेसेंटा से निकल ही रहा है, ठीक है, वो तो निकलेगा, यूट्रस के दीवार को मेंटेन करना है तो, ठीक है। ये 3 हम एक्स्ट्रा और जोड़ लो। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये चीज? तो ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि फीटस में क्या क्या चेंज आते हैं? चेंजेस इन फीटस। सबसे पहला ऑर्गन कौन सा बनता है फीटस में? फर्स्ट ऑर्गन टू बी फॉर्म्ड, अरे बता चुके हैं पहले भी, नोटोकॉर्ड। तो पढ़ाने कोई फायदा, देखो बस को याद है कि नहीं याद है? सबसे पहला ऑर्गन कौन बनता है? हार्ट। काहे बोल रहे, क्योंकि इसमें लिख दिया 1 महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ हार्ट इज फॉर्म्ड। अरे आफ्टर 1 मंथ क्या, वो 17वें दिन बन जाता है नोटोकॉर्ड। बिना नोटोकॉर्ड के कोई ऑर्गन दूसरा बन नहीं सकता है, भी बता चुके कि जब तक नोटोकॉर्ड नहीं बनेगा कोई दूसरा ऑर्गन इंड्यूस नहीं होगा। इसीलिए स्पीमैन को, हैंस स्पीमैन को नोबेल प्राइज मिला था इंड्यूसर थ्योरी देने के लिए। अगर एक एम्ब्रियो है उसका नोटोकॉर्ड निकाल दो तो हार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। ढूंढते रहो 1 महीने बाद बना कि नहीं बना, वो कभी बनेगा ही नहीं। मेरी बात समझिएगा। तो अब हम आपसे पूछे कि बाय द एंड ऑफ 1 मंथ विच ऑर्गन इज फॉर्म्ड, तब बोलो हार्ट। तो आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड, हार्ट इज फॉर्म्ड। और हार्ट का साउंड सुन करके ही बता पाएंगे बच्चा जिंदा है कि नहीं, क्योंकि दिखाई थोड़ी ना दे रहा है। 1 महीने के बच्चे को आप देख नहीं पाएंगे, वो चावल के दाने से भी के बराबर होगा या चने के दाने के बराबर होगा, वो दिख नहीं पाएगा उसके अंदर। फिर हार्ट कहाँ से दिख पाएगा? तो स्टेथोस्कोप लगा करके दिल की धड़कन सुन करके बता पाते हैं कि बच्चा जिंदा है कि नहीं।
1 महीने बाद वो खाली डॉक्टर सुन करके बता पाएगा, अल्ट्रासाउंड नहीं करके बता पाएगा, सुन के बता पाएगा कि बच्चा जीवित है कि नहीं। अगर कोई हार्ट साउंड नहीं आ रहा है वोम पर वो स्टेथोस्कोप लगा करके, तो उसका मतलब बच्चा जीवित नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो, बाय हियरिंग हार्ट साउंड लिखा है, इंडिकेशन। और ये जो इंडिकेशन मिलता है बाय हियरिंग हार्ट साउंड, हार्ट साउंड किससे? स्टेथोस्कोप से, ठीक है, स्टेथोस्कोप से। चलो दूसरा लिख रहा है, बाय द एंड ऑफ 2 मंथ्स क्या क्या होता है? बाय द एंड ऑफ 2 मंथ्स में लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड, हाथ पैर बन जाते हैं और उसमें उंगलियां आ जाती हैं, डिजिट्स आर फॉर्म्ड। बाय द एंड ऑफ 2 मंथ में तो खाली यही लिखा है ना। अच्छा, अब उसके बाद बाय द एंड ऑफ बाय द एंड ऑफ क्या? फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कितना वीक? हाँ, 12 वीक्स। तो मोस्ट ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, ज्यादातर ऑर्गन्स बन जाते हैं, मोस्ट ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। और भी लिखा है, और एक्सटर्नल डेवलप्ड, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलप्ड। और भी लिखा है, अपीयरेंस ऑफ हेयर कब? 3rd मंथ, बाय द एंड ऑफ। तो काहे बोल रही? तो हम बोल रहे, हम खाली बोल रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आगे मत पढ़ो, सो मत वहां बैठ करके। हम खाली पूछ रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। ध्यान से बताओ, मोस्ट ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड लिखा है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया लिखा है, और यहां फिर से लिम्ब बोम्ब लिखा होगा। तो काहे नहीं बोल रहे हो? हम ही क्यों याद दिलाना पड़ रहा है? किताब तुम्हारे हाथ में, वो भी नहीं पढ़ पा रहे हो। क्या लिखा है लिम्ब के बारे में? लिम्स, हाँ, तो लिम्स वेल डेवलप्ड। तो लिम्स जो है बनते हैं पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, लिम्स डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड लिख लेना बेटा। हो गया? अब जा कंप्लीट हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब बाहर से देख करके लड़का है कि लड़की पता चलने लगेगा किसके बाद? 12 वीक में। तो अल्ट्रासाउंड से सेक्स का डिटर्मिनेशन हम 12 वीक पर ही कर सकते हैं, इससे कम पर नहीं कर पाएंगे। अगर एक बच्चे का हम 10 वीक पर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, 8 वीक पर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, तो नहीं पता चल पाएगा कि वो लड़का है कि लड़की अल्ट्रासाउंड करके, क्योंकि उसको दिखेगा ही नहीं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल जो बाहर से दिख जाता है। कितने लोगों को समझ में आया? तो डॉक्टर जो है अल्ट्रासाउंड करके बेबी का सेक्स कैसे पता कर सकता है? किस समय पता कर सकता है? जब 12th वीक पूरा हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया चीज? 5 हफ्ते पर, 4 हफ्ते पर कोई पता नहीं चल पाएगा, और 3 महीने पर ही पता चल पाएगा। कितने महीने पर? 3 महीने पर, ठीक है। 3 मंथ, ये 2 मंथ है, कौन सा मंथ है? 3 मंथ। तो बेटा देखो यहाँ बाय द एंड ऑफ 3 मंथ लिखने के बजाय वो क्या लिख रहा है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 वीक लिख रहा है। कहने का मतलब यही हुआ। कितने लोगों को क्लियर हो गया चीज? चलो चौथा क्या लिखा बेटा? अब चौथा बाय द एंड ऑफ 5 मंथ या आफ्टर 5 मंथ ही ना है, हम बाय द एंड लिख ले रहे हैं, या ड्यूरिंग 5th मंथ लिख लो। हम इसलिए 5 मंथ के बाद की बात कर रहे हैं, 5th मंथ। अब यहां बाल की बात आएगी, सर के ऊपर बाल आएगा ना, हेयर्स ऑन हेड, सही है, सही है। तब हेयर कब होगा सर पर? पढ़ो, पहले पढ़ो ठीक से, अरे पढ़ो पहले सूरदास, इसलिए कह रहे पहले पढ़ो, वही हम पहले सुन ले क्या बोल रहा है। अरे मतलब एक काम, कई काम ना होगा, एक काम ये भी है, सर पर बाल पहले आएगा और शरीर पर बाल बाद में आएगा। हेयर बॉडी कवर्ड बाय फाइन हेयर, सो 6ठे महीने में आएगा। 5वें महीने में खोपड़ी पर बाल आएगा, नहीं गंजा हो जाएगा। अगर 5वें में बाल नहीं आया तो बच्चा बिना बाल के पैदा होगा। तो बाल उल, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं। तो बाय द एंड ऑफ 5th मंथ हेयर्स ऑन हेड। और दूसरा बोलो जो बोलना चाह रहे थे, बेबी में पहली बार मूवमेंट होगा 5वें महीने के एंड पर। तो फर्स्ट मूवमेंट
ऑफ बेबी, ठीक, फीटस लिख लो बेबी के जगह पर, फीटस। बेटा ये दो काम लिखा कि और भी लिखा है? चलो उसके बाद, चलो उसके बाद क्या आप करा, बाय द सेकेंड, एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात कर ले। एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 6th मंथ, 6वां महीना पूरा होते होते या 24 हफ्ता पूरा होते होते, उसमें देखो अब यहां बगल बना दे रहे, उसमें क्या होगा, उसमें बॉडी कवर्ड बाई, हाँ बॉडी कवर्ड बाई फाइन हेयर्स, ये हो गया। अब देखो उसके चेहरे पर ये आईलिड जो है, ये देखो पहला क्या होगा, पहले उसके आंख पर पूरा स्किन चढ़ा होगा एकदम भूत जैसा, ऐसे तब नाक बंद कर लो, आईलिड नहीं होगा, ऐसे पूरा स्किन का पर्दा होगा, कोई आईलिड नहीं, ऐसे होगा। इसके बाद जो है तुम लोग कहते हो कैसे बने हो तुम लोग, उसका स्किन बीच से फटेगी, ऐसे स्किन फट गई बीच से, तो क्या बन गया, आईलिड, अपर आईलिड हो गया और लोअर आईलिड। और उसके बाद इसमें आई लैशेज आ गए, ऐसे ऐसे आई लैशेज आ गए, सुंदर लगने लगे तुम लोग। अब पहले एकदम गंदे लग रहे थे, ठीक है, एकदम भूतिया टाइप लग रहे थे, तो आईलिड अपीयर हुआ और आई लैश अपीयर हुआ, ठीक है। तो आईलिड एंड आई लैशेज अपीयर, उसी को लिखा आईलिड, सेपरेशन ऑफ आईलिड। क्या लिखा बेटा, सेपरेशन ऑफ आईलिड्स, मतलब पहले दोनों आईलिड एकदम फ्यूज थे, वो पता ही नहीं चल रहा था कि अपर कहाँ है और लोअर, तो बीच में बिल्कुल अच्छा सा ग्रूव बनेगा, दोनों आईलिड क्या हो जाएंगे, सेपरेट, और उसके बाद वो आई लैशेज, यानी आंख खुलेगी उसकी कब, 6ठे महीने में। बेबी कब आंख खोलेगा, 6ठे महीने में। तो पूछेगा कौन से इवेंट बेबी में पहले होंगे, आंख खोलना, हार्ट बनना, हिलना, सर पर बाल होना, तो तुमको मिलाना पड़ेगा, आंख कब खुला, जब तक आईलिड और आईलैश नहीं बनेगा तब तक आंख नहीं खुलेगा, तो 6वें महीने से भी आंख खोलना शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद लिखा 9 मंथ में पार्ट्यूरेशन, ठीक है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हेलो, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है तो कौन कौन सा फीचर डेवलप होता है फीटस में, हो गया था। अब उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है, हाँ, पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन, आवाज नहीं, पार्ट्यूरेशन और लैक्टेशन, इसमें पार्ट्यूरेशन जो होता है जिस प्रोसेस से होता है उसको फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, तो फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या होता है फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये समझ लेते हैं। पार्ट्यूरेशन इज ड्यू टू फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, आवाज नहीं, ठीक है। अब ये फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है इसको समझिए। जब 9 महीना पूरा हो जाता है, यानी फुली डेवलप्ड फिटस और फुली मैच्योर प्लेसेंटा, तो ये दोनों सिग्नल भेजते हैं, ये दोनों सिग्नल भेजते हैं ब्रेन के पास, जिससे क्या रिलीज हो, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन वहां से आएगा
और जो यूट्रस के वॉल में मायोमेट्रियम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। तो शुरुआत में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर इस कॉन्ट्रैक्शन से फिर सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास और ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, तो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। तो ये सिग्नल जाता रहेगा, ऑक्सीटोसिन और ज्यादा रिलीज होता जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होते 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 एक ये लेवल आ जाएगा कि पार्टुरेशन हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो इसको ऐसे समझ लो कि जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर याद रखना, यूट्रस में जो वॉल होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यूट्रस में जो मायोमेट्रियम होता है, यूट्रस में जो मायोमेट्रियम होता है उसी में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और यूट्रस के अंदर फुली डेवलप्ड फिटस है, फुली डेवलप्ड फिटस है। और इसके अंदर जो प्लेसेंटा है, ठीक है, फुली डेवलप्ड फिटस एंड फुली मैच्योर प्लेसेंटा, फुली मैच्योर प्लेसेंटा, ये दोनों से सिग्नल जाता है। ये पार्टुरेशन प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। दे इनिशिएट प्रोसेस ऑफ पार्टुरेशन, इनिशिएट प्रोसेस ऑफ पार्टुरेशन, इनिशिएट प्रोसेस ऑफ पार्टुरेशन। और ये लोकली यूट्रस के वॉल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू करा देते हैं ये भी, लेकिन बहुत ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये ब्रेन है, ब्रेन है और ब्रेन में आपको मालूम है हाइपोथैलेमस है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो वहीं से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो उसको मैं ब्रेन मान लेता हूं, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जो सिग्नल है वो यूट्रस से जाएगा। ध्यान रखिए, ये लोग क्या करेंगे, फुली डेवलप्ड फिटस और फुली मैच्योर प्लेसेंटा, या देखना, ये माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। क्या करेगा? माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह क्या है, या माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत की वजह क्या है? फुली डेवलप्ड फिटस या एंड फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा या फुली मैच्योर प्लेसेंटा। तो यूट्रस के वॉल में हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन अपने आप होना शुरू होगा जब फिटस फुली डेवलप्ड हो जाएगा और प्लेसेंटा फुली मैच्योर हो जाएगा, यानी 9 महीने पर, 9 महीना 8 दिन 10 दिन जो भी है, ठीक है। जब इसमें माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होगा तो ये सिग्नल, क्योंकि इसमें स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं? स्ट्रेस रिसेप्टर्स, वो इस सिग्नल को पहुंचाएंगे, वो इस सिग्नल को पहुंचाएंगे ब्रेन तक। कहां पहुंचाएंगे? ब्रेन तक। तो ये सिग्नल पहली बार गया ब्रेन में, तो ब्रेन रिलीज किया ऑक्सीटोसिन। ब्रेन क्या रिलीज किया? ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, ठीक। और ये ऑक्सीटोसिन निकल करके आएगा और ये इसका कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इसका कराएगा। कैसा कॉन्ट्रैक्शन कराएगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है। अच्छा, जब इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर से सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास, फिर से सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास। तो ब्रेन के पास फिर से सिग्नल जाएगा, अब की दोबारा सिग्नल गया, दोबारा जो सिग्नल हुआ वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गया। किसकी वजह से गया? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। देखो, पहली बार सिग्नल गया था किसके वजह से? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्या निकला? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आया, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन कॉज किया? स्ट्रॉन्गर। अब फिर दूसरा सिग्नल गया, दूसरा सिग्नल गया तो उससे फिर और ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, मोर ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड, मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ये पहले सिग्नल की वजह से रिलीज हुआ था, ये दूसरे सिग्नल की वजह से रिलीज हुआ। कितने लोगों को समझ में आया? क्लियर हो रहा है सबको?
अब जब और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कर देगा, मोर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। क्या? मोर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। तो फिर ये और जो मोर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा उसकी वजह से फिर तीसरा सिग्नल जाएगा, तो फिर और ज्यादा क्या रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन। तो ये साइकिल चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक पार्ट्यूरेशन हो ना जाए। कितने लोगों को क्लियर हो गया चीज? इसी को बोलते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी फिटस अपने ही पैदा होने के प्रोसेस को क्या करता है? इनिशिएट करता है। तो जब फिटस 7 महीने का होगा तब कुछ नहीं होगा, यूट्रस के वॉल में कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत नहीं होगी। लेकिन जब फिटस 8 महीने का होगा तब भी नहीं। जब फिटस 9 महीने का होगा, फुल टर्म हो जाएगा, तो यूट्रस के वॉल में स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए लोकल लेवल पर केमिकल्स रिलीज होते हैं फिटस से, और किससे? मैच्योर प्लेसेंटा से। उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन से और भी केमिकल्स है जिसका जिक्र नहीं किया एनसीईआरटी, बस वो लिख दे रहा है कि फुली डेवलप्ड फिटस और फुली मैच्योर प्लेसेंटा जो है वो इनिशिएट करते हैं किस प्रोसेस को? पार्ट्यूरेशन को। कितने लोग मेरी बात समझ गए? ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि बच्चा पैदा हो गया और पैदा होने के बाद शुरू के फ्यू डेज तक जो मदर है वो जो मिल्क रिलीज करती है उसको क्या बोलते हैं? कोल्स्ट्रम। तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ for few days after childbirth, for few days colostrum is released. Colostrum is secreted. colostrum is secreted. ये मिल्क होता है जो ब्रेस्ट से रिलीज होता है और उसको क्या बोलते हैं? कोल्स्ट्रम। और ये रिच इन एंटीबॉडीज। कौन से एंटीबॉडी में? हाँ, तो रिच इन एंटीबॉडीज। अब नाम नहीं लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, तो रिच इन एंटीबॉडीज। लेकिन आपको पता है कौन सा एंटीबॉडी? IgA, ठीक है ना। तो और ये बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। तो फाइट इन्फेक्शंस इन चाइल्ड्स बॉडी। ये चाइल्ड के बॉडी में जाकर के इन्फेक्शन से लड़ता है। यानी एक तरह से ये बच्चे को कौन सी इम्यूनिटी दे रहा है? पैसिव इम्यूनिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? पैसिव इम्यूनिटी दे रहा है। हम लोग इम्यून सिस्टम में पढ़े थे इस चीज को। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ।